सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी। जब मुझे पता चला कि अफगानिस्तान में उनकी ऐसे ऐसे समाधि है और बड़ा अपमान उनका किया जाता है जूते चप्पल रख के, कि भाई मुझे वहाँ जाना है और उनकी मिट्टी या अस्थियां को वापस लाना है। फूलन देवी हत्याकांड हुआ जिसमें आप उसमें शामिल थे। मैंने ही किया है। 13 साल जेल में भी रहना पड़ा मुझे। आपका नाम जुड़ा तो आपने किया होगा तभी तो जुड़ा, नहीं तो क्या इसमें आप बरी हुए? जबरदस्ती करने की कोशिश की फूलन से, तो फूलन को बचाने के लिए या उससे दूर करने के लिए विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर को गोली मार दी। ऐसा नहीं है कि फूलन अकेली इस गैंग में थी, आपको बता दूं महिलाओं में इसमें एक और महिला थी कुसुमा नाइन। तो फूलन ने बेगुनाह लोगों को मारा कि भाई उन्होंने ठाकुरों को ही मारा। इसमें कि जो ये लोग मरे हैं इसमें मरने वालों में सिर्फ ठाकुर नहीं है। अच्छा, इसमें मरने वालों में एक दलित भी है, एक पिछड़े समाज का भी है। आप भी जो है अपनी इमेज बदलने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं एक गुलाम बन के राजनीति करूं। तो ये पार्टी ऐसा तो नहीं सिर्फ ठाकुरों के लिए हो? तिहाड़ के आसपास से गुजरता हूं, वहां की ऊंची दीवार को देखता हूं, तो मेरा मन से खुद ही क्वेश्चन आता है, यार शेर सिंह तू यहाँ से कैसे निकल गया? आप जब तिहाड़ में थे तो और कौन कौन आपके साथ था? टेररिस्ट। प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रणजी टॉक्स, जहां हम लाते हैं उन व्यक्तित्वों की कहानियां जो समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा नाम जुड़ा है जो विवाद, विचार और इतिहास तीनों से जुड़ा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा जी को लोग अलग अलग दृष्टिकोण से जानते हैं। एक ओर फूलन देवी हत्याकांड से जुड़ा चर्चित नाम और दूसरी ओर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां अफगानिस्तान से भारत लाने वाले व्यक्ति की। आज की यह बातचीत किसी निर्णय की नहीं बल्कि सोच को समझने की कोशिश है। मैं हूं रंजीत और आइए शुरू करते हैं आज का विशेष पॉडकास्ट द रणजी टॉक्स। शेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि आपका नाम तो बहुत चर्चाओं में रहा है पिछले 20-25 सालों से, तो मैं जान रहा हूँ। शायद आई थिंक कुछ घटना घटी थी 2001 में, वो चर्चा मैं करूँगा बाद में। सबसे पहले मैं शेर सिंह जी जानना चाहूँगा आपके बचपन के बारे में। क्या ऐसी चीज़ें थीं कि जिस वजह से आप थोड़ी से नाम आपका अलग जाने लग गया? तो पहले आप बचपन के बारे में बताएं अपने। देखिए, मेरा जो जन्म है वो रुड़की में हुआ है। रुड़की मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे पुराने टाउन्स में से हुआ, सिटी में से हुआ। तो रुड़की में मेरा जन्म हुआ एक ज़मींदार फैमिली में, और शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वहाँ पे एक स्कूल है सेंट गैब्रियल्स एकेडमी, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। और 3 भाई हैं हम लोग, इंक्लूडिंग मेरे को करके। हाँ, और सबसे बड़ा हूँ मैं। मेरे 2 छोटे भाई हैं और कज़न्स भी हैं, तो पूरी बड़ी फैमिली है और कंबाइंड फैमिली थी हमारी, और अभी भी कंबाइंड ही है एक तरीके से। तो आपका जो क्वालिफिकेशन सब रुड़की में हुआ? हाँ, शुरुआती जो 12th तक तो रुड़की में हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन जो है मैंने देहरादून से किया। देहरादून से किया जी। अब मैं जानना चाहूँगा जो घटना घटी, जो चर्चित घटना है। जी, मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आता हूँ, बाकी और भी चीज़ें हैं आपसे डिस्कस करेंगे। 2001 में फूलन देवी हत्याकांड हुआ जिसमें आप उसमें शामिल थे, जैसा कोर्ट ने भी कहा, और आपको सज़ा मिली। तो ये घटना क्या अचानक हुई या पहले से आपने कुछ प्लानिंग कर रखा था? इस कुछ दिमाग में चल रहा हो आपके कि नहीं ये जो है ना, उनकी विचार से आप सहमत नहीं थे या उनसे व्यक्तिगत उनसे सहमत नहीं थे? देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें तो एक तरीके से वो क्वेश्चन तो एक तरीके से ये है कि भाई मैंने ही किया है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए क्या है, वो केस मुझ पर लगा, नो डाउट, और उस केस के कारण जो है मुझे अपने लाइफ के 13 साल 13 इयर्स जेल में भी रहना पड़ा मुझे। सन 2001 में जब फूलन देवी की हत्या हुई तो तब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और 3rd ईयर में था मैं। तो ये केस मुझ पर लगा, और ये भी कहते हैं कि भाई मैंने इसको एडमिट भी किया, बट
उसको कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि वो जो एक्सेप्टेंस थी वो पुलिस कस्टडी में थी, पुलिस थाने के अंदर थी। ओके। और जो फूलन की जो आइडियोलॉजी थी या जो भी उनका लाइफ था, उससे मैं मतलब एग्री या डिसएग्री की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है उनके बारे में या उनके विचारों के बारे में, तो हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं अपनी बात रख दूंगा, नज़रिया भी रख दूंगा, लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि भाई वो सही थी गलत थी, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनके लिए मैं डायरेक्ट कोई शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। बट जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है उनके जीवन से जुड़ी हुई, जो उनके माताजी ने बताई है या जो पुलिस के फाइल्स में मौजूद है, तो वो मैं आपके सामने रख दूंगा। जी। तो नहीं, ये मैं जानना चाहता, आपका नाम जुड़ा तो आपने किया होगा तभी तो जुड़ा, और आपको 13 साल इस तरह से पुलिस तिहाड़ जेल में तो रखेगी नहीं। नहीं, देखिए पुलिस तो नहीं रखती है, पुलिस तो मतलब अपना कोर्ट ने रखा आपको। हाँ, पुलिस तो क्या है कि कोई केस बनाएगी, तो आप भी जानते हैं कि पूरे विश्व में ही भाई सभी केस जो है वो पुलिस सही तो बनाती नहीं है, तो उसमें जो है गलत भी केस बनते हैं, इसीलिए लोग जो है एक्यूटल भी होते हैं, बरी भी होते हैं। नहीं तो क्या इसमें आप बरी हुए? नहीं, मैं वही बता रहा, इसमें मैं बरी नहीं हुआ। अभी सेशन कोर्ट ने मुझे सजा दी नीचे से, बट इसमें टोटल 12 एक्यूज थे और एक का देहांत हो गया था जेल में ही, तो बचे 11 में से 10 लोग एक्यूटल हुए, वो बरी हुए। ओके। तो मुझे भी विश्वास है कि मैं भी जो अपर कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, तो वहाँ से मैं भी एक्यूटल हो जाऊँगा। तो क्योंकि जिस फाइल पर या जिस बातों पर 10 लोग बरी हो चुके हैं, तो वो मुझ पर भी लागू होगी, भले ही वो निचली कोर्ट ने नहीं मानी, बट मुझे विश्वास है अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स पर, सुप्रीम कोर्ट्स पर। तो उनको किसी ने तो मारा होगा? हाँ बिल्कुल भाई, आपने कोई नहीं मारा तो हाँ, कोई तो मारा, ऐसा तो नहीं वो हिरण केस वाला जो एक हो गया था वहां पे? कोई भी देखिए, जो भी कोई हत्या होगी, कोई भी इंसिडेंट होगा तो है ही, बट जो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो उन्हीं लोगों ने किया। और देखिए यही रीज़न है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे उनकी जो सिस्टर हैं फूलन देवी की, या उनकी जो माताजी हैं, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या उनका समाज भी इंक्लूडिंग, वो फ्रॉम द फर्स्ट डे सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि उनको जो है खुद ही इस बात का विश्वास है कि शेर सिंह राणा ने ये काम नहीं किया है। भाई तभी तो वो पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उन्होंने बाकायदा जो है एप्लीकेशंस दी, कोर्ट में दिया, इसको होम मिनिस्ट्री को दिया, बट एक्सेप्ट नहीं करी उनकी, है ना, मांग को। तो अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र है कि भाई वो उनकी जो मांग थी सीबीआई जांच की, उसको कोर्ट ने या फिर पुलिस ने या फिर ये होम मिनिस्ट्री ने नहीं माना, तो ये तो भगवान ही जानता है। बट उनके चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, तो उनको भी पता है कि पुलिस ने गड़बड़ घोटाला किया है। तो आपको लगता है पुलिस ने गड़बड़ घोटाला किया है? मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझसे ज़्यादा तो उनके फैमिली मेंबर्स को लगता है। भाई आप ये देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही जो संजय निषाद जी हैं, हाँ, संजय निषाद जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, अभी लास्ट ईयर ही जो है उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि भाई फूलन देवी हत्या की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो उनका जो समाज है, उनकी सिस्टर्स ने कई प्लेटफॉर्म पर जो है इस बात की मांग की है, आज भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई शेर सिंह का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने अपनी हबड़ दबड़ में अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा एक हादसा था पूरे, है ना, तो हुआ तो उनको तो अपनी खाल बचानी थी, तो जो मिला उसको ही लपेट के बंद किया, है ना। जैसे कई बार प्रेशर की वजह से केस ओपन करने के लिए। लेकिन आपके खिलाफ गवाही भी तो लोगों ने दी? नहीं, मेरे खिलाफ तो आप अगर मेरी कोर्ट फाइल देखेंगे उस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करके यहाँ पे कोई लाभ नहीं है। बट देखिए हमारे तो 4 आई विटनेसेस थे और इसी बिहाफ पे दूसरे लोग एक्यूटल भी हुए हैं, और मुझे भी आशा है, विश्वास है कोर्ट के ऊपर। हमारे 4 आई विटनेसेस थे, जिसमें कि जो 3 हैं
उन्होंने तो एकदम स्पष्ट कहा है कि शेर सिंह का कोई लेना देना नहीं है। जिसमें उनकी जो रियल सिस्टर हैं, छोटी बहन जो मुन्नी देवी जी हैं, उन्होंने बताया कि जब फूलन को गोली मारी जा रही थी नकाबपोश लोगों के द्वारा, तो शेर सिंह जो है हमारे पास उधर ऑफिस में था, मतलब मैंने शेर सिंह को ऑफिस में देखा था। फिर उनके जो निजी सहायक थे, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे फूलन देवी के, तो वो ऑफिस में थे। तो उन्होंने भी यही सेम बात बोली है कि जब गेट के पास फूलन देवी के कोठी पर जब गेट पर जो है फूलन देवी को गोली मारी जा रही थी, तो शेर सिंह जो है ऑफिस में हमारे पास था। और एक जो है पब्लिक विटनेस था जो कि सड़क से जा रहा था, उसने भी यही बात बोली है कि मैं स्कूटर से जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ जो है नकाबपोश लोग गोली मार रहे थे, है ना। तो सभी लोगों ने ये बताया है कि नकाबपोश लोग गोली मारने वाले थे, और मैं उन नकाबपोश में नहीं हो सकता, ये दो लोगों ने, उनकी बहन ने और जो पीए हैं उन्होंने बताया है। उस वक्त आप उनके ऑफिस में थे? हाँ। तो ऑफिस में आप क्या कर रहे थे? मैं मेरे रुड़की के ही एक मतलब हस्बैंड वाइफ थे जो कि फूलन से जुड़े हुए थे पॉलिटिकली और सामाजिक रूप से उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ था। तो वो उनके पास आना जाना उनका रहता था, तो वो मेरे काफ़ी क्लोज थे। तो एक जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरे को थोड़ा दिलचस्पी रहती थी राजनीतिक रूप से, तो मैं उनके साथ जो है कहीं कहीं चला जाता था। जैसे एक युवा थोड़ा यंग एज में बच्चे सोचते हैं कि चलो घूम के आ जाएंगे, तो कभी देहरादून में उनके किसी पॉलिटिकली जो लोग थे उनके साथ चला जाता था, मिल लेता था उनसे। आसपास कहीं जाना होता था तो मेरे पास क्या है उस समय 4 व्हीलर गाड़ी थी, कॉलेज के टाइम पर पढ़ते हुए भी। तो उस समय गाड़ियाँ थोड़ी कम थी, तो लोग एक दूसरे से छोटे शहरों में तो स्पेशली हेल्प मांग लेते थे कि यार हमारे साथ चलना। तो इसी तरीके से उस दिन भी, उससे पहले भी मैं दिल्ली उनके साथ फूलन देवी के अलावा भी दूसरे लोगों से मिलने के लिए कई बार आया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूलन से ही मिलने वो लोग आते थे या मैं सिर्फ फूलन के पास ही आया था उनके साथ। दूसरे जो राजनीतिक लोग हैं उनसे भी हम लोग आके उनके साथ में मिला था। तो उस दिन जो है फूलन के पास वही लोग आए थे और मैं उनके साथ में आया था, तो फिर तब यह हुआ। तो ऑफिस कहाँ पे था उनका? ये 44 अशोका रोड पर था, जो उनकी कोठी थी। कोठी के अंदर ही जो है एक साइड में ऑफिस। हाँ। आपको क्या लगता है कि फूलन देवी, पब्लिक उनको क्या तरह से देखती है? क्या उनको डकैत के रूप में देखती है, नेता के रूप में देखती है, या उनकी एक अलग विचारधारा थी उससे प्रभावित होते हैं लोग? आपके हिसाब से क्या है, फूलन देवी के बारे में बताएं। देखिए, पब्लिक उनको किसी भी रूप में देखती हो, कुछ लोग अच्छे या कुछ लोग बुरे रूप में देखते हैं, लेकिन मेन बात है कि उनके बारे में सच्चाई मालूम होनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई क्या है, फिर लोग खुद डिसाइड कर लें कि हमें किस रूप में उनको देखना है। आप भी डिसाइड कर लें कि उनको किस रूप में देखना है। और अगर कोई मेरी जो जानकारी मैं आपको दूंगा, अगर उसके बाद कोई उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, वो पुट अप करके। देखिए, फूलन जो है उनके लाइफ से जो है 4-5 किस्से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग उनको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग उनको खराब मानते हैं। तो वो किस्से ये हैं कि ऐसा बोला जाता है कि भाई उनकी जो है छोटी उम्र में शादी हुई, और दूसरा माना जाता है कि भाई उनके जो पति हैं उनके साथ बड़ा टॉर्चर उन्होंने किया, और जिसके कारण उनको अपने पति को छोड़ के वापस आना पड़ा। तीसरा बताते हैं कि भाई उनके ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, और फिर अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जो है उन्होंने लड़ाई करी, और उनको मजबूरी में जो है फिर डाकू जो है वो उठाकर ले गए, तो वो डाकू बन गई। और फिर जब वो डाकू बन गई तो फिर उनके साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ, जिसका उन्होंने बदला लिया भेमई कांड करके, कई लोगों की हत्या करके। तो ये उनका एक जीवन है, इसी के ही इर्द गिर्द जो है वो फिल्म बनी है। अब मेरे इसमें कुछ
क्वेश्चंस हैं और कुछ जानकारी है आपके लिए। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि छोटी उम्र में शादी कर दी। तो अब क्वेश्चन ये है कि छोटी उम्र में शादी किसने की? वो की उनके माता पिता ने। एकदम। तो आप जो है उनके माता पिता को इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं, किसी दूसरे समाज या दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते। लेकिन उनके माता पिता को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्टम या जो रिवाज जिस समय जैसा चल रहा होगा तो माता पिता वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे भी पूछूंगा भाई आपके दादी की शादी कब हुई, तो आप भी कहेंगे कि भाई 14 साल में, 15 साल में। तो ये बड़ी साधारण बात थी कि भाई छोटी उम्र में शादी तब होती थी। अगर 100 साल पहले जाएंगे तो बच्चों की शादी हो जाती, 5-5, 6-6 साल की। तो आप जिस समय, मान लीजिए हमारे भी घर में हुई होगी, आपके भी घर में हुई होगी, तो मैं अपने फोर फादर्स को गलत तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो रिवाज था, जो सिस्टम था तब। तो इनका भी वो सिस्टम का हिस्सा था। तो उसको आज की निगाह में आप देखोगे तो वो खराब महसूस होगा कि बताओ इनके माँ बाप ने छोटी उम्र में शादी कर दी। लेकिन भाई आप जो खराब सोच रहे हो, आप अपने फोर फादर्स को देख लो तो उनकी भी ऐसी हुई एकदम। तो इसलिए इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, ये एक उस समय प्रथा थी। दूसरा, जो उनका पति है जिसने उनके साथ गलत किया, अच्छा किया, लेकिन जो भी किया वो उनके माता पिता ने उस व्यक्ति से शादी करी और वो उनके पत्नी और पति का रिश्ता था। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे समाज या ठाकुर या ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं था। तो वो जो भी उनकी फैमिली डिस्प्यूट थी, आज भी लाखों परिवारों में फैमिली डिस्प्यूट्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फूलन जो है अकेली महिला थी जिसके साथ फैमिली प्रॉब्लम थी। आज भी लोगों के तलाक होते हैं, आज भी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई लोग घर भी छोड़ के आते हैं, तो उसी में वो भी घर छोड़ के आई, उसमें किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है कि जो जमीन पर कब्जे वाली बात है, वो जो जमीन पर जो डिस्प्यूट है वो उनका जो उनके रियल चाचा के बच्चे हैं, मतलब उन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं, मैयादीन। तो उनसे उसका डिस्प्यूट था कि भाई वो कहते थे ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, और वो चाचा के बच्चे कहते थे ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम थी, पुश्तैनी जमीन की प्रॉब्लम थी, डिस्प्यूट भी वही था। और उसी डिस्प्यूट में फूलन देवी पहली बार जेल गई, वो भी उसके जो सगे चाचा के लड़के ने जो उसके ऊपर FIR दर्ज कराई, उस केस में वो जेल गई। किस एज में गई होंगी? वो गई होंगी मेरे ख्याल में 16, 17, 18 प्लस हो गई होंगी, मतलब बालिग हो गई थी, है ना। तो 18, 19 साल में, 20 साल में जेल गई होंगी। तो जब वो 20 साल के, मान लीजिए 20 साल में गई, तो वो जब वो जेल से छूट कर आई हैं तो तब उनको बोलते हैं कि भाई डाकू जो है वो उठा कर ले गए। लेकिन डाकू उठाकर नहीं ले गए, विक्रम मल्ला जो कि डाकू ही था वो उनको उनकी मर्जी से लेकर गया। आप उनकी माताजी का इंटरव्यू देख सकते हैं, मूला देवी जी का, कई जगह पर उन्होंने ये खुद बात बोली है कि विक्रम मल्ला हमारे घर पर आया। विक्रम मल्ला उनका रिलेटिव था, एक ही समाज से थे। तो विक्रम मल्ला उनके घर गया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारी लड़की को मैं रखूंगा, है ना, मैं शादी करूंगा या जो भी। फूलन भी मन से इंटरेस्टेड थी कि भाई मैं भी डाकू गिरोह में जाऊं। किसी किसी को पावर का नशा होता है, ताकत का नशा होता है। तो शायद उनको भी मन में ये भावना रही होगी कि भाई अगर मैं डाकू बन जाऊंगी या डाकुओं के साथ रहूंगी तो लोग मुझसे डरेंगे या लोग मेरा जो है एक आधीनता या जो भी लोग स्वीकार करेंगे। तो वो फूलन जो है उनके साथ खुद अपने मर्जी से गई विक्रम मल्ला के साथ। फिर उन्होंने शादी भी की वहां जाके। अब ये जिस दिन फूलन विक्रम मल्ला के साथ चली गई तो उस दिन से उनका जो है डाकू वाला जीवन स्टार्ट हो गया। उस वक्त विक्रम मल्ला बड़ा नाम था डाकुओं में? हाँ, ठीक नाम था, मतलब वो भी एक अच्छा बड़ा गैंग था। तो उनसे इन दोनों का परिचय कैसे हुआ था, कुछ है आइडिया आपको? हाँ बिल्कुल है। एक्चुअली वो इनके रिलेटिव थे ना। वहां पे अगर आप बिहाड़ में जाएंगे तो बिहाड़ में ये था कि अगर किसी गांव के आम व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो अगर उसका कोई सगा संबंधी, मान लीजिए डाकू वगैरह है, भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे मदद मांगेंगे। कोई पुलिस ऑफिसर होगा तो उससे मदद मांगेंगे, कोई
सिविल सर्वेंट होगा तो उससे मांगेंगे, कोई नेता होगा तो उससे मांगेंगे, तो डाकू भी उसी परिधि में आएंगे। कोई डाकू होगा तो उससे भी मांगेंगे। तो इसी जो ये मदद मांगने का वो है, ये फूलन ने जैसे उनसे हेल्प मांगी, तो ये जो मैयादीन है, मैयादीन का वो ज़्यादा क्लोज था। ओके। तो मैयादीन ने भी उससे मदद मांगी है ना। तो उसमें जो मैयादीन के यहाँ जब डकैती पड़ी तो उसको ये शक हुआ कि विक्रम मल्ला और फूलन के कहने पर विक्रम मल्ला ने मेरे यहाँ डकैती मारी है। तो तब ये मतलब, क्योंकि वो तो एक ऐसा नहीं है ना, डाकू तो वहीं बिहड़ों में गांव में घूमते रहते थे, तो पहले मिलते भी होंगे, हो सकता है पहले रिलेशन भी डेवलप्ड हो गए होंगे, तभी उसने उनकी माताजी से आके कहा कि भाई फूलन मेरी है और मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना अचानक ही कोई आ जाएगा, है ना। तो वो तो पहले भी मिलते रहे होंगे, मिले होंगे। तो ये जब डाकू वाला जीवन उनका स्टार्ट हो गया, तो अब जो है यहाँ पर कुछ भाई आपको खराब भी देखना पड़ेगा, अच्छा भी देखेंगे, और जो आपका मकसद है वो भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि जो विक्रम मल्ला जिस गैंग के अंदर था, वो उस गैंग का जो है सरदार नहीं था, लीडर नहीं था। तो वो जो लीडर था उसका नाम था बाबू गुजर। तो बाबू गुजर ने फूलन को खराब निगाह से देखा, मतलब उसने इच्छा व्यक्त करी कि भाई मैं फूलन के साथ मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाऊंगा। और जो ये जितने भी गिरोह हैं, आपको बता दूं, सब गिरोह में जो भी महिलाएं थी, एक्चुअली गिरोह रखते ही महिला को इसलिए थे कि एक तो अपनी शारीरिक नीड पूरी हो, और दूसरा जो खाना वाना बनाना, क्योंकि डेली खाना तो बनेगा ही ना, तो खाना बनाने में जो है थोड़ी वो आसानी, हेल्प हो जाए। हाँ, तो उसने जब ऐसी इच्छा व्यक्त करी और जबरदस्ती करने की कोशिश की फूलन से, तो फूलन को बचाने के लिए या उससे दूर करने के लिए विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर को गोली मार दी। ओके। तो अब ये डाकू गिरोह में खराब माना गया कि भाई एक महिला के लिए अपने सरदार के गोली मार दी। तो क्या हुआ, गैंग जो है वो दो फाड़ हो गया। एक तरफ जो है वो विक्रम मल्ला के जो साथी थे वो अलग हो गए, और जो उसके बाबू गुजर के साथ थे वो अलग हो गए। तो फूलन को लेकर वो विक्रम मल्ला ने एक अलग गैंग बना लिया, अलग हो गया। तो जो गैंग के जो दूसरे लोग थे, इसमें दो भाई थे, श्री राम और लाला राम, जो कि ठाकुर थे। तो जब उन्होंने कहा कि भाई ये विक्रम मल्ला ने गलत किया, एक महिला के लिए इसने गोली मारी है सरदार को अपने, क्योंकि वहां पे डाकुओं का कल्चर तो वही था कि भाई सरदार तो उसको भोग करेगा एकदम। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका बदला लेना पड़ेगा, वरना तो चंबल में गलत मैसेज जाएगा। तो उन्होंने जो है उसको ढूंढना शुरू कर दिया, और एक दिन जो है ढूंढ लिया। तो जब ढूंढ लिया, ऐसा नहीं है कि फूलन अकेली इस गैंग में थी, आपको बता दूं महिलाओं में, इसमें एक और महिला थी, कुसुमा नाइन। अच्छा। आप गूगल पर सर्च करिएगा कुसुमा नाइन। तो कुसुमा नाइन ने और जो ये श्री राम लाला राम वगैरह हैं, ये एक गिरोह हो गया और ये एक अलग गिरोह हो गया। तो इन लोगों ने फूलन और विक्रम मल्ला को ढूंढ लिया और विक्रम मल्ला को गोली मार दी, उसको हत्या कर दी बदला लेने के लिए। और जो फूलन था, फूलन के जो है कपड़े वगैरह फाड़ दिए ये कुसुमा नाइन ने, और जो भी गिरोह के दूसरे लोग थे, या तो श्री राम लाला राम ने, और थोड़ी हो सकता है बदतमीजी वगैरह भी की हो। लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये डाकू गिरोह के बीच की प्रॉब्लम है। इसमें किसी गांव के या किसी जनरल आम आदमी का कोई मसला नहीं है। जो श्री राम लाला थे, ये किस उसके थे? ये ठाकुर थे। अच्छा, ये ठाकुर थे। हाँ। तो अब जो बात यह हुई कि जब उसको फूलन को उन्होंने पकड़ लिया, तो वो जो गांव है भेमई गांव के आसपास उन्होंने उसको पकड़ा, बिहड़ में, वहां पे उसकी हत्या कर दी। फूलन के साथ जो भी करना था, मतलब जैसे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, मार पिटाई कर दी, है ना, महिला समझ के उसको नहीं मारा और उसको भगा दिया। तो ये हुआ। लेकिन विक्रम मल्ला की हत्या का जो बदला है, उसको लेने के लिए फूलन ने मन में ठान लिया, क्योंकि वो लोग मैरिड हस्बैंड वाइफ थे। तो उसने कहा कि भाई, फूलन ने सोचा कि भाई मैं इसका बदला लूंगी। तो क्योंकि वो गिरोह उनका छोटा था, तो उसने एक मुस्तकीम बाबा था वहां पे, जो कि एक बड़ा गैंग था, और वो इनके एंटी गैंग था, ये श्री राम लाला राम के।
तो उसने मुस्तकीम जो थे उनसे जो है संपर्क करा और कहा कि भाई मैं ये विक्रम मल्ला की हत्या का बदला मुझे लेना है। तो उसने अपने लोग भी इसको दे दिए। तो एक दिन उनको ये पता चला कि भेमई जो गांव है वहाँ पे जो है ये श्री राम लाला राम किसी फंक्शन में आए हुए हैं। तो वो अपने गिरोह के साथ वहाँ पहुंची। जब वो पहुंची अपने गिरोह के साथ तो ये विक्रम मल्ला ये श्री राम लाला राम जो है ये वहाँ पर नहीं थे, जा चुके थे। तो इन्होंने गांव में जो है खोजना शुरू किया, घर घर के अंदर गए। तो खोजते खोजते इन्होंने जितने भी आदमी मिले वहाँ पे, आदमियाँ बच्चे, सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद जो है पूछताछ शुरू करी, मार पिटाई शुरू करी उनके साथ कि भाई कहाँ हैं। और फिर उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू करा कि तुम जो है उनको खाना देते हो, पानी देते हो, अनाज देते हो, है ना, और हमारी मुखबरी करते हो हमारे गैंग की, उनको पुलिस से प्रोटेक्ट करते हो। तो ये सब आरोप उन गांव वालों के ऊपर लगाना शुरू करा। किसी ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि तुमने हमारी इज्जत लूट ली या तुमने जो है ऐसा कर दिया। तो इस तरह के आरोप लगाने शुरू करे। जब उन्होंने ये कहा, वापस में जवाब ये दिया कि भाई हम तो साधारण लोग हैं, खाना पानी हम आपको भी देते हैं, आपसे भी डरते हैं, आपको भी देते हैं, उनसे भी डरते हैं, उनको भी देते हैं। क्योंकि तब इतना पुलिसिंग तो थी नहीं कि भाई पुलिस आगे बचा ले। एक थाना था दूर दूर और हर गांव में डकैत घूमते रहते थे। तो उसने जो है इन लोगों की, ये जो सब बेगुनाह लोग थे, साधारण लोग थे गांव के, तो इन लोगों की फूलन ने हत्या कर दी सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। उसके पीछे मकसद ये नहीं है कि इन्होंने फूलन का रेप किया हो या ये कोई डाकू हो। आप मतलब मैं आपके दर्शकों को भी सोचने के लिए मौका देता हूँ। आप भी समझदार एक व्यक्ति हैं, जो भी दो रोटी खाता है, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है कि फूलन देवी 22 डाकुओं को, डाकू शब्द यूज कर रहा हूँ, 22 डाकुओं को ऐसे इकट्ठा करके और एक झटके में गोली मार देगी। उन 22 डाकुओं के हथियार कहाँ हैं? ऐसे उनको इकट्ठा कोई कर लेगा? सही बात है, ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। भाई फूलन के गैंग में जो मारने वाले थे वो करीब 30-35 हैं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार। तो 30-35 लोग 22 लोगों को इकट्ठा करके उनको हथियारों से अलग करके क्या मार देंगे? ये एक इम्पॉसिबल बात है ना, मतलब अनप्रैक्टिकल है। तो इसी बात से समझ जाना चाहिए कि वो तो साधारण लोग थे गांव के। उनका ना तो वो डाकू थे, ना उनका कोई फूलन के जीवन से कोई लेना देना था। सिर्फ उनकी हत्या इसलिए की गई अपना भय कायम करने के लिए, अपने गिरोह का, और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। उनको कहा गया था कि ठाकुरों को ही, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि ठाकुर को ही मारा था वहां पे, सभी ठाकुर को इकट्ठा किया, क्योंकि उसकी दुश्मनी ठाकुर से हो गई थी। नहीं, देखिए, उसने कुछ भी सोच के मारा हो, लेकिन पहली बात तो यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष ने किसी के साथ कोई गलत किया है, सपोज कीजिए श्री राम लाला राम ने उसके साथ गलत किया कि भाई विक्रम मल्ला को मार दिया या उसके मान लीजिए कपड़े फाड़ दिए, तो वो श्री राम लाला राम को मारे? श्री राम लाला राम जो है वो ठाकुरों के प्रतिनिधि थोड़ी ना है। वो भाई ठाकुर तो और भी औहदे पे दूसरे भी लोग हैं ना। एक आदमी अगर कोई हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। तो आप जो है किसी एक व्यक्ति के गलती के कारण आप उसकी पूरी कौम को गलत नहीं बोल सकते ना। अब मान लो मैं मूर्खों की तरह, मान लीजिए फूलन ने ये बेगुनाह लोगों को मार दिया, जो फूलन जिस बिरादरी से बिलोंग करती है, मान लीजिए मैं मूर्खों की तरह उसकी पूरी बिरादरी को खराब बोलूं तो मैं मूर्ख आदमी हूं। मैं जो हूं, आपको बता दूं, प्रभु श्री राम के साथ साथ मैंने ये मांग करी, जो घूराज हैं, जो उनके परम मित्र थे, ठीक है ना, तो मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि भाई अयोध्या में उनके साथ उनका भी मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि हम उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। वो भी उसी समाज से हैं जिससे फूलन थी। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किसको अपना आइडल मानते हैं। अच्छे लोगों को आप आइडल मानो। तो फूलन ने बेगुनाह लोगों को मारा। और दूसरा क्वेश्चन का आपने ये किया कि भाई उन्होंने ठाकुरों को ही मारा। इसमें मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो ये लोग मरे हैं, इसमें मरने वालों में सिर्फ ठाकुर नहीं है। अच्छा, इसमें मरने वालों में एक दलित भी है, एक पिछड़े समाज का भी है, एक मुस्लिम भी है। मैं बाकायदा आपको नाम बता देता हूँ। मुस्लिम जो है वो नजीर खान है,
है ना। और जो है एक जो दलित है वो एक मौर्य समाज का है, और जो पिछड़े समाज का जो है वो मौर्य भाई है, नाम मुझे अभी माइंड से थोड़ा स्किप हो रहा है, और जो दलित समाज का है वो धानुक समाज से है। तो ये जो लोग हैं इन्होंने बताया भी उस समय, जिस समय इनको इकट्ठा करा गया, तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग जो है भेमई गांव के नहीं है, हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, और हम लोग तो दलित हैं या पिछड़े हैं या मुस्लिम हैं, ये भी बताया। लेकिन इनको तो नंबर ऑफ पर्सन्स की गिनती बढ़ानी थी ना, तो जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सकता था उतने लोगों को गोलियां मार दी गई, है ना। उसमें बच्चे भी थे क्या? उसमें बच्चे भी थे। एक तो छोटी बच्ची थी, उसका नाम जो है गीता था, गीता की सीता। तो छोटी बच्ची थी 1.5 साल की। तो जब उसकी जो माँ थी, उसकी माँ के वो गोद में थी अपने। अच्छा। तो जब उसकी माँ फूलन के पास गई, उसका पति बहुत छोटी उम्र का था, तो उसने कहा कि भाई मेरे पति ने कुछ किया नहीं है, क्यों इसको मार रहे हो। तो उसने जो है उसको धक्का दिया और वो उसकी गोद से जो है उसको बच्ची को जमीन पे लेके पटक दिया, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ गया और वो अपाहिज हो गई हमेशा के लिए। और फिर जब वो 20 साल के आसपास की उम्र की हुई तो उसकी देहांत भी हो गया। अच्छा। हाँ, और इसमें एक मुन्नी देवी है महिला इस भेमई कांड में, जिसके पति की हत्या करी फूलन ने। तो वो जो पति है जो मरने वाला, उसकी उम्र मुश्किल से जो है 15 साल थी, और ये जो मुन्नी देवी है तो 11-12 साल की थी। फूलन कहती है मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई। तो जिसके पति को मारा है मुन्नी देवी के, उनकी उम्र जो है मुश्किल से 11-12 साल थी। उसने तो, उसका तो गौना भी नहीं हुआ था तब। तो पति मर गया उनका, मुन्नी देवी जी का। आज भी वो भेमई गांव में रहती हैं, 60 साल के आसपास की एज है उनकी। आप देखिए, गौना भी नहीं हुआ था, वो गौना बाद में किया गया, और उस पति के नाम पे जिसको कभी उन्होंने देखा नहीं, एक सिंगल डे उनके साथ नहीं रही, उस पति के नाम पे आज भी ऐसी देश में देख लीजिए प्रथा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उस पति के नाम पर काट दिया। आज भी गांव में अपने पति के घर पर ही रहती हैं। पहले सास ससुर की सेवा करी, सास ससुर का भी देहांत हो गया और अब वो अकेली हैं। तो एक दिन मैं गया था तो मेरी मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। तो कई न्यूज़पेपर्स ने, कई चैनल्स ने उनका भी इंटरव्यू छापा कि भाई इनका जो पति था वो तो बच्चा था उस समय। तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बहुत बुजुर्ग लोग भी इस भेमई कांड में मरे हुए हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ ये बात बोलता हूँ, जिन्होंने फूलन के साथ गलत किया, अगर उनको लगा कि भाई मेरे साथ गलत किया, तो वो उन लोगों को बदला लेने की अगर भावना थी तो उनके साथ करते कुछ भी। लेकिन बेगुनाह लोगों की हत्या करी, और लोग इतने मतलब उनको भगवान देख रहा है। आप साधारण लोगों को डकैत बोल रहे हैं, उनके ऊपर रेप करने का कलंक लगा रहे हैं, जबकि किसी कोर्ट में, किसी सामाजिक वे में कहीं पर भी ये कुछ नहीं है। सिर्फ एक झूठा आरोप लगा दिया गया, सिर्फ किस लिए कि फूलन की जो इमेज है उसको सही रखने के लिए। अगर ये बात बता दी जाती जो मैं आपसे बता रहा हूं, और मैं आपके माध्यम से ये चैलेंज देता हूं पूरे देश के हर व्यक्ति को, जो आजकल तो लाखों यूट्यूबर्स घूमते हैं, कोई भी जाके अगर ये साबित कर दे कि मेरी बात गलत है, कि फूलन ने जिन लोगों को मारा है उसमें मरने वालों में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम नहीं है, तो मैं जो कहेंगे वो हारूंगा। और अगर वो कोई भी ये साबित कर दे दुनिया में कि जो मरने वाले हैं उनमें कोई भी डाकू था या फूलन से कोई रेप या किसी भी घटना में वो कोई शामिल था, तो भी मैं उसको जो कहेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। ये ये बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि उनका फूलन से कोई लेना देना वास्ता नहीं था, बेगुनाह लोगों की हत्या करी गई। तो मेरा अब ये कहना है कि ये सारी घटना मैंने आपके सामने सही बताई है, इसको आप सोचिए, विचार कीजिए। जो भी फूलन को अपना आइडल मानते हैं वो विचार करें कि भाई क्या अब भी आप उनको आइडल मानने के लिए तैयार हैं। फ्री हैं, आप मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि आप निषाद राज जी को अपना आइडल मानिए, जिसको हम भी आइडल मानते हैं, जिनको हम भगवान के रूप में देखते हैं। आइडल मानने के लिए अच्छे लोग भी बहुत हैं। और भाई अगर मेरी बात झूठ साबित कर दें तो आप जो कहें फिर मैं हारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, फूलन देवी डाकू थी, राजनीति में आई जी।
अपना इमेज बदलने के लिए आई होंगी, आई थिंक। जी अब आप भी जो है अपनी इमेज बदलने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। जी। ये सेम ही चीज़ तो नहीं हो रहा है? या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप तो देशभक्त के रूप में आगे आ रहे हैं? देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करेगा। जब ईश्वर ने उसको धरती पे जन्म दिया है तो कोई ना कोई वो काम करेगा। फूलन को भी कुछ भी काम करने का अधिकार था भाई। वो जब जेल से छूट गई तो उनको अधिकार है कुछ भी काम करने का। तो मुलायम सिंह जी को लगा कि भाई मैं इनके नाम पर खेल सकता हूँ और इनके नाम से मुझे वोट मिलेंगे, इनका समाज को मैं बहका सकता हूँ, क्योंकि फिल्म बन चुकी थी तो उससे उनका इमेज को पॉजिटिव दिखाया। हाँ, पॉजिटिव दिखा दिया गया था, क्योंकि नेगेटिव दिखा के तो फिल्म बन नहीं सकती ना। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया और मैंने आपसे बताया कि कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही, तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्होंने भी किया और मैं भी भाई कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना तो इंजीनियर हूँ। तो जो बात मुझे समझ में आई भाई, मैं सामाजिक रूप से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, अगर ईश्वर ने मुझे मान लीजिए उतना सक्षम बनाया तो मैं करने का प्रयास करता हूँ अपना। और रही राजनीति की बात, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया है डेमोक्रेसी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, कि भाई आप जो है चुनाव लड़िए। अगर पब्लिक आपको लाइक करेगी या लाइक आप कोई ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि आप वोट प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सिर्फ वोट इसलिए नहीं मिलते कि आप एक अच्छे आदमी हैं या पब्लिक आपको लाइक करती है। आजकल वोट पाने के कई अलग अलग रीजंस भी हैं कि आप कौन सी पार्टी से आते हो, या आप पैसा वैसा कितना खर्च कर सकते हो, या वहाँ पे आपके जाति या सामाजिक समीकरण क्या हैं। बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। आपको जो बड़ी पार्टियां हैं ये अप्रोच करती हैं या कभी किया है, नहीं किया है? नहीं, देखिए अप्रोच हमेशा किया है और टिकट की भी ऑफर रही है, बट मेरे बात ये समझ में आई है हमेशा, जब मैंने 2019 में 18 में जब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, तो उससे पहले भी जैसे अप्रोच किया, बाद में भी किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी बड़ी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो हम अपना जो मन की जो भावना है वो खुल के नहीं रख सकते। भाई जो एजेंडा है हमारा या जो हमारे विचार हैं, हमें चुप रहना पड़ेगा, हमें अपने झंडे की जो बात है वो रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने ऐसे बहुत सारे नेता देखे होंगे जो पहले कांग्रेस में थे, तो वो कांग्रेस की भाषा बोलते थे, जो भी उसकी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, अपने लीडर की तारीफ करते थे। आज वही लोग जब बीजेपी में आ गए तो वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को खराब बताते हैं, अपने जो लीडर है उसको पप्पू बताते हैं, है ना। ऐसे बहुत उदाहरण है, नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े नेता हैं। तो वो व्यक्ति वही है, लेकिन झंडा बदलने से उसकी भाषा बदल गई। तो शेर सिंह राणा क्या है कि जिसका झंडा थामेगा हाथ में उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं एक गुलाम बन के राजनीति करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो विचार हैं, मेरी जो आइडियोलॉजी है, जो मैं सोचता हूं कि देश उससे ज्यादा तरक्की करेगा और देश के अंदर जो अलग अलग प्रांत या अलग अलग समाज या अलग अलग धर्म के जो नागरिक हैं, जनता हैं, उनका ज़्यादा विकास होगा, तो मैं उस आइडियोलॉजी पे काम करना चाहता हूँ। इसीलिए अलग पार्टी बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये पार्टी ऐसा तो नहीं सिर्फ ठाकुरों के लिए हो, सब समाज के लिए है ये? देखिए, कोई भी जो पार्टी, आपको बता देता हूँ, हमारे देश में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। एक है राष्ट्रीय दल और एक है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, चाहे कोई भी कितना भी बोले, लेकिन वो जाति के आधार पर ही बने हैं या किसी वर्ग के आधार पर बने हैं। उसका जो कोर वोट बैंक है वो वही है। देखिए, पार्टी एक ही जाति से बनती है, आपको मैं बता दूं, लेकिन एमएलए या एमपी एक जाति से नहीं बनता। जैसे कि बहन मायावती जी का एक रास्ता देखिए, क्या है वो रास्ता, कि काशीराम जी अपने समाज के बीच में गए, उन्होंने कहा कि भाई हम सब लोग मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं।
पहले उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप में से कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है, तो उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने नहीं इसलिए कहा कि क्योंकि उस समाज के पास उतना ज़्यादा पैसा या जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी चुनाव जीतने के लिए वो नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एमएलए एमपी तो आप लोग नहीं बनना चाहते या अभी बन नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं आई है, तो क्या आप हम लोग पार्टी बना लें? तो उन्होंने कहा बना लो। तो उन्होंने अपने समाज को लेकर, सिर्फ एक सिंगल समाज को लेकर पार्टी बनाई। अब मान लीजिए एक विधानसभा है, उस विधानसभा में 3 लाख वोटर्स हैं। अब उसमें से मान लीजिए कि उस बहन मायावती जी के समाज के 50,000 वोटर हैं और 2.5 लाख अलग हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि कहीं पर जो है राजपूत को टिकट दे दिया, कहीं पर जो है तिवारी जी को टिकट दे दिया, कहीं पर जो है वो मुस्लिम को टिकट दे दिया। अब जो मान लीजिए ठाकुर साहब को टिकट दिया तो वो उसके भी वोट हैं वहां पे, मान लीजिए 40,000। तो 40,000 उसने अपने राजपूत समाज के वोट लिए, क्या कह के कि तुम्हारा मैं चाचा लगता हूं, क्योंकि उसके रिलेशन होंगे वहां पे। वो कहेगा भाई मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, मैं तुम्हारा भतीजा लगता हूं, तुम मुझे विधायक बना दो। और जो बीएसपी का कोर वोटर था, उन्होंने उसको इसलिए वोट दे दिया कि ये हमारा ही तो झंडा उठा के घूम रहा है, हमारी विचारधारा पे ही काम करेगा। तो 50,000 और प्लस 40,000 हुए तो 90,000 हो गए। और फिर कुछ वोट फ्लोटिंग्स होते हैं, कुछ पैसे के लालच में चलते हैं, तो वो चुनाव जीत गया, एमएलए बन गया। तो मायावती जी जो है मुख्यमंत्री बन गई। तो पार्टी जो है वो एक जाति से बनती है, लेकिन एमएलए और एमपी जो है वो एक जाति से नहीं बनते, सबको लेके चलना। हाँ, जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है यादव। तो उन्होंने क्या है, उनका तरीका क्या है कि भाई कहीं पर वो किसी को वोट टिकट देंगे, कहीं पर किसी को देंगे। यादव भाई अपनी वोट एक तरफा जो है समाजवादी के नाम पे जो है उस कैंडिडेट को दे देंगे जो समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर आएगा। तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी में भी कोई ठाकुर भी एमएलए बनेगा, ब्राह्मण भी बनेगा। तो कहने को तो ये बोला जाएगा कि ये सबकी पार्टी है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो पार्टी जो है सिर्फ यादव भाइयों की है, या वो पार्टी जो है सिर्फ जाटव भाइयों की है। तो ऐसा नहीं है कि एमएलए का भी एक काम कर पाता है, बट उसकी एक लिमिटेशंस है। लेकिन जिसकी सरकार होगी वो ज्यादा काम कर पाएगा एकदम। तो हम भी ये सोचते हैं कि स्वर्णों की भी एक पार्टी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम विधायक या एमपी सिर्फ स्वर्ण समाज के ही बनाएंगे या ठाकुर या ब्राह्मण या बनिए ही बनेंगे। लेकिन हमारा जो वोट है वो जहां पर हम लोग खुद नहीं जीत सकते, आज भी आपको पता है कि बहुत सारी रिजर्व सीट्स हैं। तो उन रिजर्व सीट्स पर हम जो है हमारे कैंडिडेट, सभी के कैंडिडेट जो है वो एससी समाज के ही आते हैं। तो वहां पर अगर मान लीजिए जनरल जो है वो जब वोट तो किसी एससी भाई को ही देनी है, तो अगर वो अपनी पार्टी झंडे को देंगे तो हमारी पार्टी से भी एससी भाई जो है एमएलए एमपी बनेंगे, और वो अपने विधानसभा या लोकसभा में अपने लेवल पे अपने समाज का या सभी का काम करें, हमारा ऐसा मानना है। और जो पार्टी की लाइन है वो ये है हमारी कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। पार्टी हमने इसलिए नहीं बनाई कि हमें किसी दलित भाई का, पिछड़े समाज का कोई अधिकार छीनना है। हमने ये इसलिए बनाई है कि भाई आपके जो अधिकार हैं वो आपको मिलें, लेकिन जो हमारे स्वर्णों के अधिकार हैं, अब आजकल बहुत एक मसला चल रहा है कि भाई -40 पर भी आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बन सकते हैं ना, मतलब हाँ, है ना एकदम, हाँ, जो अभी सीट्स निकली हैं उसमें -40 की कट ऑफ निकाली है। तो क्या है कि कुछ चीजें व्यवहारिक रूप से गलत हैं। अब इसके कारण हो ये रहा है कि जो यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं या अच्छे बन सकते थे डॉक्टर, वो लोग जो है विदेश चले जाते हैं। तो अब इसीलिए भारत के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए विदेश जाना पड़ता है। भाई जब आप, ये तो बड़ी अंडरस्टूड बात है कि आप पढ़ाई लिखाई में जो मतलब 12वीं तक की पढ़ाई में आप पूरा दम लगाइए, कोई भी तरह का रिजर्वेशन या कुछ भी आपको देना है दीजिए। लेकिन अगर आपको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो अगर मान लीजिए वो काबिलियत नहीं है तो ज़बरदस्ती आप बनाएंगे तो उससे पब्लिक का, जनता का ही तो नुकसान है। मतलब आपके हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं, आरक्षण तो जरूरी है। ओके। हाँ देखो, आरक्षण का मैं विरोध बिल्कुल नहीं करता हूँ, हमारी पार्टी भी नहीं करती है, लेकिन आरक्षण जिसकी जरूरत है
उसको मिलना चाहिए। आरक्षण इस बात पे नहीं मिलना चाहिए कि आपके नंबर 0 है तब भी आपको डॉक्टर बनाएंगे। आरक्षण इस बात पे मिलना चाहिए कि भाई ठीक है, ये बच्चा जो है थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर जो है वो रह गया है, तो इसको हम बचपन से ही आरक्षित करके इसको उस लेवल तक तो एटलीस्ट लाएं कि वो उस कुर्सी पर बैठ के कुछ काम कर सके, कुछ जचे। ऐसा नहीं है कि आपने बचपन में तो ध्यान नहीं दिया, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी उसको उस मकाम पे लाने की, और बाद अचानक ही आपने कहा कि भाई अब आप बैठ जाओ इस पर। तो ये गवर्नमेंट का ये सिस्टम मेरी नज़र में गलत है। अगर हम सत्ता में आएंगे तो अपने जो एससी समाज के लोग हैं, अपने जो पिछड़े समाज के भाई हैं, उनको बचपन से ही आरक्षित करके, मतलब आरक्षण का लाभ देकर उनको 12th तक इस लायक बनाएंगे कि जब वो किसी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या किसी भी लाइन में जाएं, तो एटलीस्ट वो compete कर सकें, मतलब दूसरे बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा मुकाबला कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप अचानक ही उनको जो है। तो ऐसा कुछ रोड मैप है आपका, कुछ बनाया बिल्कुल है? बिल्कुल, हमारा बाकायदा मैनिफेस्टो है, पूरा एक रोड मैप है और उसमें आरक्षण का प्रावधान है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वो देश के नागरिक हैं और हर देश के नागरिक को जब तक उसको, हमारा फर्ज है कि अगर कोई पीछे रह गया है तो उसको हम साथ में लाएं, तभी देश तरक्की भी करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को कुएं से निकालने के लिए एक बंदा पहले कुएं में गिरे और फिर एक बाहर निकालें। हमारा फर्ज ये है कि जो बाहर हैं उस कुएं से, अंदर जो गिरे हुए हैं उसमें कुएं में, उनको हाथ खींच के बाहर निकालें। सरकार क्या कर रही है? वो कह रही है कि 2 पहले इस कुएं के अंदर गिरो और फिर एक बंदा बाहर निकालो। तो ये तो कोई समझदारी नहीं है। फिर 50 साल बाद आप कहोगे कि अब इनको बाहर निकालो, है ना? ठीक बात बोले। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब मैं कुछ और पहलू पे जाता हूँ आपके। जी जी। कुछ पुराने पहलू पे। आप तिहाड़ जेल में थे। जी जी। सबसे पहले आप तिहाड़ जेल में एक घटना घटी ऐसी कि आप वहाँ से स्केप हुए, वहाँ से निकले, भागे। एक शब्द कहूँगा, भागे आप। जी जी जी। कुछ दिमाग लगाया, कुछ ऐसा चीज किया, तो क्या है, कुछ पूरी प्लानिंग है क्या? कुछ बता सकते हैं दर्शकों को? प्लानिंग तो देखो, हमने कई बार बताई है कि भाई जब मुझे पता चला कि हमारे जो आखिरी सम्राट हैं भारत के, दिल्ली पे राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो इन्वेडर्स हैं वो आ गए, तो जब मुझे पता चला कि अफ़गानिस्तान में उनकी ऐसे ऐसे समाधि है और बड़ा अपमान उनका किया जाता है जूते चप्पल रख के, तो एक मन बना लिया मैंने कि भाई मुझे वहाँ जाना है और उनकी मिट्टी या अस्थियां को वापस लाना है। तो अब सबसे बड़ी जो उसमें बाधा थी वो तिहाड़ जेल ही थी, क्योंकि ऐसा लग गया था कि भाई जो कानूनी रूप है उससे तो अभी छुटकारा मिलेगा नहीं उस वे से तो। और मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी थे, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया था मुझे। अच्छा, उस तिहाड़ जेल में थे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ में थे। तो एक दिन अखबार पढ़ रहे थे तो अखबार में खबर पढ़ी कि भाई ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे ये समाधि है और इसको भारत सरकार को वापस लाना चाहिए। इस डिमांड को लेकर दिल्ली में कुछ लोग जो है प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, जंतर मंतर पर। तो वो अखबार में छपा, तो मैंने कहा देखो अब भारत सरकार इसको वापस ले आएगी। तो हंसने लगे, कहने लगे कि ऐसा हो नहीं सकता, और जब 800 साल से कोई नहीं ला पाया तो अब कौन ला पाएगा, और आप तो आलू खाने वाले लोग हो। अच्छा, ये तो हम ही हैं जो वहां से आके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि देखो भाई, बात ये है कि अगर सरकार नहीं लाएगी तो मैं लाऊंगा। तो हंसने लगे वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हंस लो आप। तो फिर एक मन बनता चला गया, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है आपके मुंह से तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपके मुंह से निकल गया तो फिर क्या है कि आपकी लोग मजाक बनाने लगेंगे। अब वो अगले दिन से मजाक करने लगे, हाँ भाई राणा जी यहीं हो? हाँ, कब ला रहे हो, गए नहीं? अरे आप तो तिहाड़ में ही हो अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक प्लानिंग बनानी शुरू करी। कई प्लानिंग्स स्टार्टिंग में फेल हो गई, और जो पास हुई प्लानिंग वो ये थी कि मेरी कोर्ट डेट थी। नहीं, मुझे एक बताएं जो फेल हुई, कोई आपकी कोई स्टोरी वो बताइए। पास वाली तो मैं, आप बताइएगा फेल कौन सी हुई और कैसे हुई, क्या किया था? फेल भी क्या है, कई हुई। अच्छा।
हाँ, बट मैं एक प्लानिंग बता देता हूँ कि हुआ ये कि पहले मैंने सोचा कि भाई जैसे मेरी गारज जो है वो थोड़ी कम थी, ओके। जो मुझे पेश करने के लिए ले जाती थी। हाँ, गारज मतलब? मतलब गार्ड मतलब जो प्रोटेक्शन। अच्छा, प्रोटेक्शन। हाँ, ओके। वो थोड़ी मीडियम थी। ओके। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि भाई हम बलपूर्वक चले जाएंगे। अच्छा। तो वो 6-7 लोग जाते थे। तो ये सोचा कि भाई एक काम करेंगे कि बलपूर्वक चले जाएंगे, मतलब धक्का दे के हाँ करके हाँ इस तरह से भाग हाँ जाएंगे। हाँ। तो इसमें फिर दो बातें हुई एकदम से। क्या हुआ कि एक तो किसी ने शिकायत कर दी, अच्छा। जेल के अंदर से ही। हाँ। जेल के अंदर ये सब बहुत चलता है। अगर आपने कोई बात किसी से डिस्कस कर ली तो आप समझ लीजिए आपने पूरी जेल को बता दिया। तो ये आपने जो प्लानिंग किया था खुद किया था या किसी के साथ में मिल के किया था? नहीं, खुद ही। जैसे आप अच्छा। मतलब भाई जिसमें जिन लोगों की इसमें रिक्वायरमेंट होगी उनसे तो आप डिस्कस करेंगे ही। हाँ, और फिर जेल में भी आके ऐसी बातचीत करोगे कि जैसे भाई अब तो मैं भाग जाऊंगा, है ना। तो मैं जेल में, मुझे तब इतना आइडिया नहीं था, ताजा ताजा जेल में गया था, नया नया। तो डिस्कशन कर लेते थे। कुछ और भी लोग थे, एक दाऊद के गैंग का था तारिक, तो वो भी जेल से भागना चाहता था। एक बबलू श्रीवास्तव गैंग का था, वो भी भागना चाहता था। तो हम लोग जो है वो अलग अलग, वो बॉम्बे जाता था तारिक पे, वो लखनऊ जाता था, मैं हरिद्वार जाता था। तो हम लोग आपस में जो है एक तरीके से शर्त लगाते थे कि आज तो मैं नहीं आऊँगा। तो एक ने जो है शिकायत कर दी, अच्छा, डीजी को, डीजी प्रिजन को, कि भाई ये जो है भाग जाएगा, प्लानिंग बना रहा है शेर सिंह, भाग जाएगा। तो अब डीजी प्रिजन ने वो लेटर जो है जैसे पुलिस कमिश्नर को भेज दिया। फिर वहाँ से वो घूम के जो है, जो हमारा डीसीपी होता है जो कि सिक्योरिटी को अपग्रेड करते हैं, उनके पास आ गया है ना। तो जैसे एक ये प्लानिंग थी कि भाई हम लोग इस तरीके से चले जाएंगे। तो फिर वो जो है सिक्योरिटी अपग्रेड हो गई। अच्छा। तो वो अगली बार जो है भाई 7 आदमियों में मान लीजिए 5-6 लोग थे पहले, फिर 14 हो गए। 14 की गारद होगी तो बड़ा अंतर हो गया ना, है ना। तो उसके लिए फिर आपको 3 गुना लोग ज़्यादा लगेंगे। एक है कि 2-3 लोग कर सकते हैं एक काम को, फिर 7-8 लोग लगेंगे या 10 लोग लगेंगे, है ना। और उसमें कोई हानि होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और मैंने पहले से ही ये सोच रखा था, मतलब पूरा निश्चय किया हुआ था कि चाहे मैं एस्केप हो पाऊँ या नहीं, लेकिन मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी पुलिस वाले को अपने भागने की वजह से जो है कोई हानि कर दूँ। तो जैसे मेरे को किसी ने ये भी सुझाव दिया था कि भाई इनके खाने वगैरह में कुछ गोलियां वगैरह मिला दो, ये बेहोश हो जाएंगे। लेकिन फिर मुझे जब मैंने ये डिस्कस आगे किया, ऐसी बातों बातों में, जैसे अलग अलग लोगों से, डॉक्टर से भी किया, तो मेरे को ये पता चला कि भाई अगर इसकी ज़्यादा डोज दे दी जाएगी तो मर भी सकता है व्यक्ति। तो फिर मैंने सोचा यार कहीं भाई हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई पुलिस वाला बेचारा इसकी वजह से डेथ हो जाए या कुछ हो जाए। तो मैंने कहा फिर भागना जो है एक तरीके से वो कलंक लग जाएगा, क्योंकि आप तो एक अच्छे काम के लिए जाना चाह रहे हो, अगर पीछे कोई मर गया तो फिर वो कलंक लग जाएगा ना। आज मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं बैठ पाता कि भाई मेरे भागने के कारण बंदे मर गया। तो फिर मैंने ऐसे कोई भी आइडिया को मतलब ड्रॉप कर दिया। हाँ, सब ड्रॉप कर दिए। और फिर बाद में ईश्वर ने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि भाई जिसमें किसी की हानि भी ना हो। इसीलिए मेरी जो एस्केपिंग है वो ऐसी है कि किसी के खरोच भी नहीं लगी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, तो इसलिए मेरा मन भी अंदर से मतलब खुश रहता तो है। ये हुआ कैसे, ये पूरा बताए ना, किस तरह से आपने प्लानिंग किया इसका? ये क्या हुआ कि जैसे कोर्ट डेट पे मैं जाता था तो मैंने नोटिस किया कि भाई जो पुलिस वाले लेने के लिए आते हैं जेल वालों से, तो कोई इतनी ज़्यादा आपस में, मतलब वो लोग इस तरह से कोई नॉलेज आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं करते हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि भाई यही पुलिस वाले शेर सिंह को लेने आए हैं, किसी दूसरे को लेने आए हैं। क्योंकि जो पेपर वर्क था उनका वो ऐसा था कि वो इजीली कोई भी तैयार कर सकता था। अच्छा। तो मैंने जब ये चीज़ नोटिस करी तो फिर मैंने अपने जो
कुछ लोग थे उनको समझाया, और फिर जो है वो लोग जो जिस दिन कोर्ट डेट थी तो जो असली पुलिस वाले जो आने वाले थे तो ये लोग भी जो है वैसी ही पुलिस की वर्दियां पहन के उनसे कुछ समय पहले ये लोग आ गए जेल में असली वालों से। और ये आए और इन्होंने कहा कि भाई ये कमांड है। कमांड एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पुलिस वाले जेल वालों को दिखाते हैं। ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कमांड है और हम ऐसे ऐसे शेर सिंह को तारीख पर पेश करने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। तो वहाँ से फिर वारंट मिलता है। तो जेल वालों ने अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और पूरी करके वो लोग मुझे बाहर लेकर गए। और करीब थोड़ी देर के बाद, मतलब उस दिन बल्कि ये हुआ कि जो ये टाइमिंग था ये इतना ज़्यादा मैच कर गया था। क्या है कि जो असली पुलिस वाले हैं वो करीब आते थे 6:45 बजे के आसपास। अच्छा। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि भाई आप 6:30 बजे तक आ जाना, जिससे कि 10 मिनट का गैप मिले, एटलीस्ट 15 मिनट का। तो मैंने कहा एग्जैक्ट 6:30 बजे आना, 6:45 से पहले हमें बाहर जाना है। तो मैं, अब वो आए, मतलब जैसे मैं जो DOD होती है वहाँ चला गया, सपोज 6:20 पर अंदर हो गया मैं एंटर। तो मैं अब भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भाई जल्दी आए जल्दी आए। तो 6:30 बजे तक मैं ऐसे करता रहा, है ना, मन में। तो 6:30 बजे तक आए नहीं। अब नहीं आए तो 6:35 हुए। तो मैंने फिर उल्टी प्रार्थना शुरू करी। मैंने कहा भाई अब ना आए, अब ना आए, क्योंकि भाई वो असली भी आने वाले होंगे कभी भी, क्योंकि वो 6:45 के आसपास आ जाते थे। तो ये आए करीब 6:40 पर, मतलब 5 मिनट पहले। अब 5 मिनट का टाइम थोड़ा कम है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेने हैं, है ना। तो अब खैर फिर भी, अब क्योंकि वो अंदर आ चुके, अब इसको, इस प्रोसेस को रोक भी नहीं सकते। एक बार शुरू हो गया तो आपको इसको करना ही है। तो अब फटाफट शुरू किया हमने, और बहुत जल्दी जल्दी करते हुए भी मुझे लगता है कि 10 मिनट तो लगे ही होंगे। तो जब बाहर हम गए, हम लोग चले गए। अच्छा, ये बात मुझे पता तब तो चली नहीं कि भाई असली वाले कब आए। ये बात मुझे काफ़ी समय के बाद जब मैं वापस आ गया था तब पता चला कि जो असली जो गारत थी वो क्या है, वो तो मतलब 6:30 6:45 के बीच में ही आ रही थी। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि जब वो आ रहे थे तो उनकी गाड़ी बीच में पंचर हो गई। अब वो पंचर हो गई तो ये बात मुझे जो इंस्पेक्टर थे, जो उस दिन इंचार्ज थे, मतलब जिस दिन मैं एस्केप हुआ था, तो वो जब मैं वापस आ गया था 2.5 साल बाद, तब वो मुझे मिले थे। अच्छा। तो वो मुझसे कहने लगे कि यार शेर सिंह, हम आ रहे थे तो गाड़ी पंचर हो गई। तो कहने लगे पंचर कराई थी क्या तुमने? तो मैंने कहा नहीं। तो कह रहे यार पंचर हो गई, वो टायर वायर बदलने में और जो है उसमें आधा घंटा खराब हो गया। कह रहे तब तक तुम चले गए थे। कह रहे गाड़ी पंचर ना होती ना तो वहीं तेरे पूरे साथी वहीं पे ही पकड़े जाते। तो मैंने कहा ये तो हनुमान जी का आशीर्वाद है। कहने लगे हाँ, मंगल का दिन था उस दिन, ट्यूसडे का दिन था। तो हम लोग चले गए। तो असली वाले आए 7 बजे के बाद। अच्छा। वो आए तो उन्होंने कहा भाई शेर सिंह कहाँ है? तो वो कहने लगे भाई कितने शेर सिंह चाहिए तुम्हें, अभी तो ले गए तुम्हारे साथी। तो उनकी आपस में फिर थोड़ी बहस होने लगी, लड़ाई होने लगी। वो कहने लगे हम तो नहीं ले गए। फिर उन्होंने ऊपर चेक किया कि भाई किसी और को तो नहीं ड्यूटी लगाई थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप ही लोगों की है। तो फिर जो है फिर सायरन बजा दिया फिर। अच्छा। तो मतलब फिर तो बस बढ़ती चली गई बात। और फिर तो मुझे पता है कि 1 घंटे के अंदर ही जो है वो रेड अलर्ट घोषित कर दिया था पूरे नॉर्थ इंडिया में। और 50,000 रुपये का इनाम भी कर दिया था मुझ पर। तो फिर मैं निकल के सबसे पहले गाजियाबाद गया। फिर वहाँ जाके अपने घर पर कॉल किया, अपने माताजी से बात की। उनसे जो है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी तो थोड़ी पैसे की हेल्प मांगी उनसे। वो बेचारी घबरा गई। वो कहने लगी भाई ये अच्छा नहीं किया जेल से निकल भाग के। मैंने कहा देखो मुझे अफ़गानिस्तान जाना है, ये काम करना है और मुझे थोड़ा पैसे दो आप। फिर उन्होंने थोड़ा हेल्प भेजी मेरे पास पैसों की। फिर मैं आगे की जर्नी के लिए निकल गया। तो सबसे पहले मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने ये विचार किया कि भाई कहाँ से इजीली मेरा पासपोर्ट
बन सकता है जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया हो, थोड़ा पैसे वैसे दे के हो जाए। तो झारखंड अच्छा। तब नया राज्य बना था। पहले तो बल्कि मैं बिहार गया, पटना, वहाँ से बन नहीं पाया। अच्छा। फिर रांची गया, तो वहाँ से मामला जम गया। तो वहाँ से एक संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट बना, और उसी संजय गुप्ता के नाम के पासपोर्ट पर जो है मैं बांग्लादेश गया सबसे पहले। बांग्लादेश जाने का कारण ये था कि सबसे पहले मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, और फिर वहीं से ही एक पूरा प्लानिंग बनानी थी कि कैसे मैं अफ़गानिस्तान जाऊं। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया पुलिस से, एजेंसीज से, क्योंकि सब लोग बहुत हाथ धोके पीछे पड़ गए थे कि भाई कैसे इसको पकड़ के वापस लाओ। बांग्लादेश पहुंचने के बाद जो है फिर मैंने अपनी नेक्स्ट प्लानिंग शुरू करी भाई अफ़गानिस्तान जाने की। तो उसके लिए मैं अफ़गानिस्तान एम्बेसी में गया। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिली कि वो इतने ज़्यादा थे कि वो प्रिपेयर करने में मतलब बहुत झंझटबाजी थी, क्योंकि वो 3-3 साल के कागज़ मांग रहे थे। अब 3 साल पुराने कागज़ कहाँ से लाऊंगा। तो फिर जो है मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया कि भाई इनसे कोई हेल्प मिल जाए, और क्योंकि काबुल जाने के लिए ढाका से तो इस्लामाबाद ही जाके मतलब पॉसिबल था, इस्लामाबाद से ही जा सकते थे। अच्छा, डायरेक्ट वहाँ से नहीं था? डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दिल्ली से, इस्लामाबाद से और दुबई से, सिर्फ यहीं से ही काबुल के लिए फ्लाइट्स थी। तो वर्ल्ड में कहीं किसी को भी जाना होता है, अगर काबुल जाना होता था तो वो पहले इनमें से किसी देश में जाएगा, फिर यहाँ से फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट लेके जाएगा। तो अब ढाका से थी नहीं, तो मैंने सोचा दिल्ली से जा नहीं सकता, दुबई में तेरी कोई सेटिंग नहीं है, तो इस्लामाबाद से जाना पड़ेगा। उसके पास गया मैं, तो उसने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया, जो वीज़ा काउंसलर था। तो उसको शक हो गया, यार ये जो है संजय गुप्ता इसका नाम है, और अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहा है पाकिस्तान से होकर वाया पाकिस्तान, तो जरूर कुछ दाल में काला है। अच्छा। तो उसने मुझे कहा भाई दिल्ली से चले जाओ। तो अब आप बहाना मारोगे, लेकिन कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, भाई आप कहोगे जी नहीं दिल्ली से नहीं, ये है वो है। उसने कहा भाई दिल्ली से चले जाओ सीधा जो है काबुल। तो मैंने कहा नहीं सर, वहाँ क्या वापस जाना, यहीं से चला जाऊँगा। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि हम देते नहीं हैं ऐसे वीज़ा, मतलब जिस देश का नागरिक है वहीं से देते हैं। तो लेकिन फिर भी चलो आपका मैं स्पेशल केस बना के भेजता हूँ, देखता हूँ, आप 10-15 दिन बाद आना। तो इतने में मैंने सोचा यार यहाँ से शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और उनकी बात भी मुझे कुछ दमदार दिखी नहीं, मतलब। तो मैंने फिर मुंबई आया मैं। अच्छा। इसी दौरान, इस 15 दिन के दौरान ही मुंबई में काउंसलेट था अफ़गानिस्तान का। तो फिर मैंने वहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ से मुझे टाइम दिया गया। तो फिर मैं जब वापस बांग्लादेश आ गया वहाँ पे अप्लाई करके, तो फिर उनका कॉल वगैरह आया, फिर बुलाया उन्होंने मुझे। तो जब मेरी बातचीत हुई तो वो कहने लगे कि अरे भाई आपको हम भेज देंगे और हमारे साथ काम करो आप। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं उनसे बात करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से वीज़ा एक तरीके से मिल ही गया था मुझे। हाँ। तो कहने लगे कि जब मैंने बात नहीं करी तो वो कहने लगे कि अरे भाई संजय गुप्ता कहें कि शेर सिंह कहें, है ना। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा इनको पता तो चल गया। मतलब ये बात कर बांग्लादेश वालों को, बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी है, मतलब वही पाकिस्तानी एम्बेसी। हाँ। अच्छा। तो कहने लगे कि अरे भाई शेर सिंह वहीं पर ही पहुंच जाओगे जहाँ से आए हो, और हमारे साथ रहोगे तो अच्छा मतलब ऐश करोगे। तो मैंने कहा कि भाई सर आप तो बम फुड़वाते हो, ऐसी ऐश हमें नहीं करनी। तो कह रहे नहीं, सबसे नहीं फुड़वाते, हमारे यहाँ बहुत लोग रहते हैं इंडियंस, और वहीं रहो आप उनके साथ मजे से, कराची रहो, इस्लामाबाद रहो, लाहौर रहो। तो कह रहे कि बहुत कुछ ऐसा नहीं है, सभी से हम कुछ वैसा काम कराते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने घुमा फिरा के दिया कि भाई जैसे उस समय फेक करेंसी का बहुत चलन था, इंडिया में बहुत आती थी पाकिस्तान से, है ना भाई, फेक करेंसी का कर लो, ये कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर लो। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही कराएंगे, है ना। तो मैंने कहा कि भाई मुझे कोई वास्ता ही नहीं रखना है। फिर थोड़ा गर्मा गर्म बहस हो गई आपस में, टेलीफोनिक।
फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा इनसे, लेकिन हो सकता है पीछे लग भी गए हों, है ना। तो फिर मुझे इधर से वीज़ा मिल गया था। अच्छा। तो मैं ढाका से वाया दुबई होके काबुल गया, वहाँ पहुँचा काबुल में। और काबुल पहुँचकर जो है फिर मुझे ये पता चला कि उस समय तो नहीं पता चला, फिर मैंने खोजबीन स्टार्ट करी। पता तो मुझे 1.5 महीने के बाद चला। अच्छा। कि जो पृथ्वीराज चौहान जी और जो मोहम्मद गौरी हैं, उनकी जो कब्र है वो गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे मौजूद है। तो लेकिन इस जगह को खोजने के लिए पहले मुझे 1.5 महीना बहुत इंटीरियर में और बहुत सारी जगहों पर घूमना पड़ा अफ़गानिस्तान में। तो उसके लिए मैं कंधार गया, हेरात गया। उस समय तो बहुत खतरनाक था सब। हाँ, बहुत खतरनाक था। अभी कई लोग सोशल मीडिया पे जैसे कभी कभी मेरी मजाक भी बना देते हैं। अच्छा। कि अरे भाई जैसे आजकल यूट्यूबर्स हैं, है ना, चले जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि मैंने बताया ना, जिसमें इतनी बुद्धि नहीं है, जो टाइम के डिफरेंस को समझे। अभी कई लोग सेल्यूलर जेल जाते हैं और वो सेल्यूलर जेल में जाके जो है सेल्फी खींचते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जब उसको जज बोलता होगा या अंग्रेज बोलते होंगे तेरे को सेल्यूलर जेल भेजेंगे, काला पानी भेजेंगे, तो उसकी घर वाले सोच लेते होंगे बस ये इसका आखिरी दिन है, एकदम, है ना। लेकिन आज वहाँ दांत दिखा दिखा के लोग सेल्फी लेते हैं। तो किसी भी जो जगह होती है उसकी जो एक वैल्यू है वो उस समय के अनुसार है। नहीं, हम लोग को उस वक्त पढ़ते थे, देखते भी थे कि अफगानिस्तान उस समय तो बहुत ही हाँ था। तो ये मैं 2004-5 के समय गया हूँ। उस समय वहाँ पे नाटो की और जो तालिबानी लोग थे उनकी एकदम भयंकर फाइट चल रही थी। और किसी दूसरे देश के व्यक्ति के लिए वहाँ जाना, जिसको वहाँ की पश्तो और फारसी ना आती हो, जिसकी शक्ल उनसे ना मिलती हो, जो अलग ही पहचान में आ जाता हो, उसका वहाँ पे ऐसे माहौल में घूमना, फिर कोई बात को खोजना और फिर खोज के उसकी खुदाई करना। हाँ, तो इसको इस एंगल से इमेजिनेशन करना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप जाओ, आज वहाँ पे वो एकदम शांति प्रिय देश है कि वहाँ आप चले जाओ और फिर उस बात की तुलना हमारे से करने लगो। तो वो एक, मतलब मुझे लगता है वो एक जस्टिफिकेशन नहीं है बात का। तो खैर वहाँ पे मैंने जैसे तैसे घूम फिर के उसको मैंने खोजबीन की और इनके समाधि स्थल तक भी पहुँचा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की मैंने, उसको फिर यूट्यूब पर भी डाला है। ये सब अकेले कर रहे थे या कोई था साथ में आपके? नहीं, मैंने वहीं से ही कोई, हाँ, बंदे जो है बंदोबस्त कर लिए। ओके। किसी को पैसे का लालच से या और कुछ बातों से। तो क्योंकि मुझे भाषा की प्रॉब्लम थी तो साथी तो कोई चाहिए था। और फिर क्या है कि थोड़ा फिजिकल, खुदाई के समय तो फिजिकल वर्क है, तो मैं अकेले कितनी खुदाई कर लूँ, तो बंदा तो चाहिए। तो वो हो गया, ऊपर वाले की जब इच्छा होती है ना। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, आपको दिल से बता रहा हूँ। आज भी मैं यहाँ पे दिल्ली में घूमता रहता हूँ, तिहाड़ के आसपास से गुजरता हूँ, वहाँ की ऊंची दीवार को देखता हूँ, तो मेरा मन से खुद ही क्वेश्चन आता है, यार शेर सिंह तू यहाँ से कैसे निकल गया, है ना। तो फिर आंसर भी खुद आता है कि तेरी कोई हैसियत नहीं है। ये जो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जो भी वो एक पावर है, उन्होंने समझिए हाथ पकड़ के मुझे निकाला, हाथ पकड़ के बिना खरोच लगाए अफगानिस्तान तक ले गए। जिस मिशन के लिए मैं गया वो सफलतापूर्वक कराया और बिना किसी खरोच के ही वापस तिहाड़ में लेकर आए। और मैंने जो है कानून को फेस किया, जो अपना लॉ है, और वैधानिक रूप से जो है मेरी फिर बेल हुई और मैं पिछले करीब 10 साल से एक आम जीवन जी रहा हूँ, लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। मैं थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा, जो आपने जब वो खोद के लाए जी, तो वो दिल्ली आए पहले वहाँ से? नहीं। हाँ, क्या किया वो जो अस्थियां थी उनको क्या किया वो बताइए। वो मैंने लाकर एक सामाजिक संगठन था तो उसके सुपुर्द कर दी। एक्चुअली तब भी मैं एस्केप था, तो भाई मैं सामने तो आ नहीं सकता था। तो मैंने वो लाकर जो है एक सामाजिक संगठन है तो उसके सुपुर्द कर दी। तो उन्होंने क्या किया, वो सारा सामान, पहले तो मैंने उस
पार्ट, उसमें से जो मिट्टी थी, हाँ, उनके मिट्टी का कुछ हिस्सा हाँ, तो मैंने खुद गंगा जी में प्रवाहित किया, कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में। हाँ। रखा। तो वो मैंने खुद प्रवाहित किया। जो मिट्टी का जैसे जो हिस्सा बच गया और जो दूसरा सामान था वो मैंने उस सामाजिक संगठन के सुपुर्द कर दिया। तो उन्होंने एक स्मारक बनाया जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में। अच्छा। हाँ, तो एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे अरेंज किया। जब ये हो गया तब मैंने वो मतलब उसको आप सरेंडर कम अरेस्टिंग बोल सकते हो। तो तब वो तो आप कलकत्ता से सरेंडर हुए थे या अरेस्ट हुए थे? क्या है ये? अभी भी कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। नहीं, देखो, अगर कानूनी भाषा में हम बोलेंगे तो वो अरेस्टिंग है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन अगर आप उसको समझेंगे तो वो अरेस्टिंग, वो क्या है, सरेंडर कम अरेस्टिंग है। क्या है कि मैं 2.5 साल से फरार था और जब तक मेरा काम नहीं हुआ था, जिस मिशन के लिए मैं निकला था, जब तक वो मिशन पूरा नहीं हुआ था, तो मुझे ये जानकारी थी कि भाई अगर मैं किसी को टेलीफोन करूंगा तो वो ट्रेस होएगा और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो तब तक ना तो मैं किसी को टेलीफोन करता था और बाहर रहकर करता था, तो तब वो पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। मान लीजिए मैंने बांग्लादेश से कॉल किया या किसी दूसरे देश से कॉल किया, तो लेकिन इंडिया में रह के मैं किसी को कॉल नहीं करता था। लेकिन जब मेरा मकसद पूरा हो गया तो फिर मैंने अपने हर आने मतलब जान पहचान के व्यक्ति को जो है एकदम फ्रीली कॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई फ़ोन मेरे ट्रेस होते हैं। मतलब जैसे आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, मुझे पता है कि भाई मैं आपको कॉल करूंगा तो पुलिस को पता चल जाएगा कि शेर सिंह कहाँ है। तो मैंने खुद उसको एक तरीके से मन बना लिया था कि भाई मैं अब दोबारा से, मेरा जो मकसद है वो तो पूरा हो गया। तो मैं अब, क्योंकि मेरे पास देखिए 2 रास्ते थे उस समय, ये जब पूरा हो गया तो मेरे पास ये ऑफर थी कि भाई मैं अंडरवर्ल्ड के अंदर मतलब अपना लाइफ को बिताऊं, है ना। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि भाई मैं दोबारा से जिस केस से एस्केप हुआ हूं उसको फेस करूं और फिर जो भी उसका फैसला हो उसको अपने लाइफ में झेलूं। तो अब मैंने सोचा कि भाई अगर तू अंडरवर्ल्ड के अंदर जाता है, एक दूसरी आइडेंटिटी पे अपना लाइफ को जीता है, तो यानी कि तेरा परिवार से रिश्ता खत्म हमेशा के लिए। तो मैंने देश से भी रिश्ता खत्म। तो आपको मैं बता दूं, कभी ऐसा नहीं है कि हो सकता है कुछ लोग मेरी फीलिंग को समझेंगे, मैं क्या है इंटरनली अपने देश से प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ। हम वो व्यक्ति हैं, देखिए जिस समय फ्रीडम के लिए अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी उस समय करोड़ों लोग थे, लेकिन कुछ हजार लोग अंग्रेजों से लड़ते थे, फांसी भी खाते थे, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। तो समाज में हर समय ऐसे लोग रहे हैं, है ना। लेकिन जो ऐसा नहीं होता है वो जो, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी विचार से सोचता है। अब जिसकी वैसी नहीं है, अभी लोग अपनी इच्छा से भी अमेरिका जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इंडिया से। उनका तो ये है कि भाई अपना पैसा कमाना है, पर्सनल जीवन जो है एंजॉय करना है, सही हो जाए। कई लोग दुबई में बैठे हैं, कई लोग मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो लोग गए हुए हैं विदेश। तो हमें भाई, हमें नहीं है पसंद, हमें पसंद है कि हम अपने देश में रहें, हम अपने देश के ऊपर प्राउड करते हैं और देश के लिए हमेशा कुछ करते रहें। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे जो है वैसा मौका नहीं मिला लाइफ में कि भाई मैं जैसे आर्मी ऑफिसर बन जाता। मेरे क्लासमेट बहुत सारे आर्मी ऑफिसर बने, तो उस तरह का रास्ता नहीं मिल पाया। तो अब जैसे अफगानिस्तान में गया तो भाई वैसा रास्ता ईश्वर ने मुझे दिया, आज पॉलिटिकल वे में दिया है। अगर कल को मान लीजिए राजनीतिक रूप से मैं सक्षम हो जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूँ, तो मुझे लगता है, या मिनिस्टर बन जाता हूँ या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं देश के लिए बहुत पॉजिटिव काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा। और ईश्वर ने मुझे उतनी बुद्धि भी दी हुई है कि चाहे वो देश के नागरिक हों और चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, सब में जो है फर्स्ट आऊंगा। हाँ, ऐसा मेरा मानना है। बुद्धि तो आपको है, ये तो भाई पूरी देश जान चुका है। जिस तरह से आप घूमे हैं और इस तरह से
काम किया है अब आपने। ये है कि देखो सबको मौका नहीं मिलता लाइफ में ना, हाँ। ये भाग्य भी होता है, डेस्टिनी होती है। अब हमारी डेस्टिनी है और मैं प्रयास ही कर सकता हूँ लाइफ में, है ना। तो प्रयास कर रहा हूँ। अगर ईश्वर ने मौका दिया और देश की जनता ने मौका दिया तो आप यकीन मानिए कि लोग कहेंगे कि भाई ये इसने अच्छा काम किया है। क्योंकि आपको बता दूं, पैसे वैसे से मेरा ज़्यादा कोई लालच नहीं रहता। एक होता है ना मनी माइंडेड पर्सन होता है। जब मैं एस्केप था तो मुझे अंडरवर्ल्ड से बहुत सारी ऑफर्स थी। तो अगर मैं उनकी ऑफर्स को एक्सेप्ट करता, और जिन लोगों ने एक्सेप्ट करी जो उस टाइम पर मेरी ही तरह मतलब बाहर घूम रहे थे, तो मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूँगा। आज वो उनके बाद में अरेस्टिंग हुई, वो लोग बाद में आए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को बाहर रहकर क्राइम के लिए यूज़ किया। हजारों करोड़ रुपए हैं उनके पास। अच्छा। हाँ, हजारों करोड़ रुपए हैं उन्होंने, क्योंकि भाई आप बदमाशी करोगे तो हाँ पैसा तो है ही, उसमें पैसा उसमें तो जो आएगा ही उनके पास, है ना। हाँ। तो पैसा उन लोगों ने कमाया, लेकिन मुकदमे भी लगे, है ना। लेकिन इस समय समाज इतना खुद भी भ्रष्ट हो चुका है कि अगर आपके पास एक आलतू फालतू पैसे हैं और कुछ भी आपने किया है तो अगर आपने लोगों के ऊपर कुछ निजी रूप से खर्च कर दिए या फिर थोड़ी हूँ हाँ कर दी, तो लोग आपकी भी तारीफ करने लगेंगे। वो नहीं देखेंगे कि भाई इन्होंने पहले देश को कितना परेशान किया या फिर कितने बेगुनाह लोगों को बेवजह हत्या करवा दी या कर दी, है ना। तो लेकिन क्या है, सबकी अपनी वो है। मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट रहा नहीं कभी भी कि भाई मेरे को खूब ही मतलब ऐसे फालतू पैसे हों या हो, लेकिन इज्जत के साथ हों, है ना। मेरा एक विज़न है, उससे मैं भटकता नहीं हूँ। क्योंकि देखो सबको एक दिन यहाँ से चले जाना है, चाहे आप कुछ भी कमा लो वो भी यहीं रह जाना है, बेईमानी से कमाया हुआ भी यहीं रह जाना है, एकदम, है ना। और आपके बच्चे उसको हिल्ले से लगा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है बाद में, ठीक है ना। तो मेरी नज़र में सब्र होना चाहिए इंसान में और इज्जत के साथ ही जीना चाहिए। ये घटना घटी थी, उसके पहले भी क्या आपके ऊपर कुछ चार्जेस या कभी जेल या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी क्या, जो फूलन देवी के कांड के पहले? नहीं, देखिए फूलन देवी के कांड से पहले कोई केसेस नहीं थे, लेकिन जैसे ही फूलन देवी का केस मुझ पर लगा तो उसी दौरान ही कम से कम भी मुझे लगता है कि 10 मुकदमे मुझ पर लगा दिए पुलिस ने। अच्छा। हाँ, और उसका रीजन ये है, ये बात मुझे खुद इंस्पेक्टर ने कहा, एसीपी ने। उसने कहा, मुझसे आके बोला वो, कह रहा कि पब्लिक ये यकीन ही नहीं कर रही है कि भाई शेर सिंह ने फूलन को मारा है। तो पब्लिक को यकीन दिलाने के लिए केस लगा दो। हाँ भाई, उन्होंने एक क्रिमिनल वो दिखाने के लिए, बैकग्राउंड दिखाने के लिए, या ये क्रिमिनल है इस तरह का शो करने के लिए। क्योंकि देखिए उन्होंने अरेस्ट किया, उनकी सगी बहन मानने के लिए तैयार नहीं है, देश के जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई ये बच्चा सा इसने तुम कह रहे इसने मार दिया, कोई मोटिव बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई मकसद होता है ना, तो वो मोटिव भी जो है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना। तो उन्होंने जो है, उन्होंने मेरे से कहा ये बात, कह रहा यार न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स में सब जगह चल रहा है और ये बहस भी चल रही है कि भाई इसको फंसा दिया गया, तो यार कोई यकीन नहीं कर रहा। कह रहे कि जब उसने मुझे बताया ना कि भाई ये केस ऐसे ऐसे, मैंने कहा जी मेरा इससे क्या लेना देना। कह रहे लेकिन ये अब तेरा ही लेना देना है। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तो मेरी इमेज खराब होगी। कह रहा तेरी इमेज खराब नहीं होगी, तू तो छूट जाएगा 2 महीने में, तो फिर हमारी इमेज खराब होगी, है ना। उसने मेरे को मतलब ये बाकायदा मुझे आज भी याद है उस ऑफिसर के शब्द, उसने कहा तेरी इमेज बचाने के लिए हम अपनी इमेज थोड़ी ना खराब करेंगे। तो उसने जो है केस ये लाद दिए, बट अच्छा केस लगा दिए। 2-3 साल के बाद उसमें से अधिकतर केसों पर खुद फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अच्छा। हाँ भाई, एक तो होता है कि केस ट्रायल में चले और कोर्ट बरी कर दे, एक है कि 2-3 साल के बाद पुलिस खुद ही वहां पे कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि हम इस पर फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं, केस चलाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम केस को बंद करते हैं। तो हमने जज साहब को यही बात बोली कि भाई ये फाइनल रिपोर्ट लगा दी इन्होंने बाद में, ये सिर्फ उस समय इनको इमेज खराब करनी थी।
उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि वही जो महीना 2 महीना होता है शुरू में, हाँ। उसी समय मीडिया हाइप होता है। बाद में तो कुछ पता नहीं होता ना मीडिया को, बेचारे को बाद में तो कोई ध्यान नहीं देता कि भाई ये इतने केस लगाए थे, उसका क्या हुआ। तो बाद में केसों का परिणाम ये हुआ कि फाइनल रिपोर्ट लगा के उनको बंद कर दिया। आप जब तिहाड़ में थे तो और कौन कौन आपके साथ था, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा हो, या जो भी लोग थे जो बड़े नाम जो आपके साथ थे? देखो तिहाड़ में तो मेनली जो मैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वार्ड में रहा हूँ, तो हाई सिक्योरिटी वार्ड एक्चुअली क्या है कि टेररिस्ट के लिए बनाया हुआ है। ओके। मतलब टेररिस्ट प्लस जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उन लोगों को, और जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको, तो ये 3 कैटेगरी वहाँ पर रखी जाती हैं। तो ये सब लोग जो भी टेररिज्म वाले लाइन के लोग हैं, तो वो सब लोग वहाँ रहे। जैसे कि मेरे साथ जगतार सिंह हवारा जी रहे हैं, जो कि मतलब बेअंत सिंह हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त थे। और जी आपका अफजल गुरु मेरे साथ रहा है यहाँ, है ना। अगर मैं आतंकवादियों की जो उसमें गतिविधियों में जो पुलिस ने जेल भेजे हुए थे, और अगर बड़े नाम की बात करें, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जी मेरे साथ रहे हैं। अच्छा। सरदार जी। और आपका जो है यहाँ पर जो देवेंद्र पाल जी ने जो है उनके ऊपर आरोप था, जो बिट्टा है ना, हाँ, बिट्टा जी जो है, उनके जो ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे दिल्ली के अंदर, जिसमें वो उनकी टांग और हाथ वगैरह वो हो गए थे, तो वो भुल्लर साहब के ऊपर ही वो आरोप था उनका। और दया सिंह लाहौरिया जी थे, वो भी इस केस में ही थे, उनके को एक्यूज थे। और आपका कश्मीर के और बहुत सारे टेररिस्ट मेरे साथ रहे हैं। ये रहे हैं अपना, ये नक्सलों के लीडर थे, अपना जो नक्सली हैं, हाँ। उनके जो फर्स्ट 3 लीडर्स हैं। अच्छा। एक तो हिडिंबा था पहले, मेरे ध्यान नहीं आ रहा नाम, वो मेरे साथ थे। अच्छा। वो बताओ, वो दून स्कूल के पढ़े हुए थे। अच्छा। हाँ, और मुंबई के थे वो। हाँ, वो काफ़ी समय मेरे साथ रहे हैं। आपके साथ पप्पू यादव भी थे? हाँ, पप्पू यादव जी रहे हैं। पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे लोग रहे। पप्पू यादव जी मेरे साथ वार्ड में नहीं रहे, लेकिन जिस जेल में वो थे, अच्छा, तो पप्पू यादव जी से मेरा वैसा इंटरेक्शन हुआ है। हाँ, वो जेल नंबर 3 में थे पप्पू यादव जी। तो हाई सिक्योरिटी वार्ड का जो प्रिजनर होता है, उसका क्या है, जेल बदलती रहती है। अच्छा। और जो जनरल वार्ड में जो लोग होते हैं, वो एक ही जेल में रहते हैं। जैसे जो तिहाड़ है, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। तिहाड़ एक्चुअली क्या है, एक जेल नहीं है। ओके। हाँ, तिहाड़ जो है वो ग्रुप ऑफ जेल है, हाँ, मतलब कई अलग अलग उसमें वो बने होंगे। मतलब 8 जेलों का एक वो है, समूह, कॉम्बो पैक है। अच्छा। तो जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, इस तरीके से। तो इसमें जो है, जैसे जेल नंबर 6 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जेल नंबर जो 5 है, उसमें जो बच्चे जो हैं 21 साल और 18 साल के बीच के जो हैं बच्चे, वो जेल नंबर 5 में रहते हैं। तो जेल नंबर 6 को छोड़ के हर वार्ड में जो है वो हाई सिक्योरिटी वार्ड है। ओके। तो हाई सिक्योरिटी वार्ड वालों का जेल आपस में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ट्रांसफ़र होने के कारण क्या है कि हम एक दूसरे को फिर मिलते रहते हैं। जो इन जेलों में वार्ड में लोग होते हैं, तो वो भी फिर मिल जाते हैं। तो जब आपको जमानत मिली है, उसके बाद आप जो भी लोग हमसे मिलते हैं, जो भी बाहर और होंगे, आप नहीं, देखो, जो थोड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, है ना, जैसे कि उनसे कभी कभी टेलीफोनिक मेरी बात हुई है। पर्सनली तो मैं उसके बाद जो है नहीं मिला हूँ। और जो देखो, जो बैड एलिमेंट्स थे, उनसे तो मैं, क्योंकि हम उस प्रवृत्ति के नहीं हैं, है ना, तो उनसे तो मैं 1000 गुना दूर रहता हूँ। 1000। अफजल गुरु से मिले? नहीं, अफजल गुरु तो फांसी हो गई थी ना। अच्छा, जब अभी नहीं, पहले जब आपके साथ वो बंद था। हाँ, मैं तो बताया, वो तो मेरे साथ थे। अच्छा। जिस दिन फांसी हुई उनको, अच्छा, तो मैं उसी वार्ड में था। और मेरे सामने ही उनको फांसी हुई, जेल नंबर 3 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में। बता सकते कैसे क्या क्या हुआ वो जब उनको? बस वो सुबह एक्चुअली क्या हुआ कि जब फांसी होने वाली थी, तिहाड़ जेल में क्या है कि जो फांसी कोठी है वो सिर्फ जेल नंबर 3 में है। मतलब किसी को भी अगर फांसी देनी है दिल्ली में, तो जेल नंबर 3 में उसको रखा जाएगा। ओके। तो जो जेल नंबर 3 का हाई सिक्योरिटी वार्ड है, उसमें फांसी कोठी है। तो हम लोग क्या है, फांसी कोठी का जो बाहर जो बरामदा था या ग्राउंड कह लीजिए, वहाँ पे हम लोग खेलते रहते थे, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी वार्ड के अंदर ही था। ओके। तो वहाँ पे हम लोग खेलते रहते थे। अफजल भी खेलता रहता था।
वहाँ घूमता रहता था, क्योंकि वहाँ पर एक जो मकबूल भट्ट था शायद नाम उनका, उसकी कब्र भी वहीं पर बनी हुई थी। अच्छा। तो अफजल से मजाक करते रहते थे लोग, जो है मकबूल भट्ट के पास वो बैठा रहता था कब्र के पास। अच्छा। उसको लोग बोलते रहते थे मजाक में, अरे यहाँ मत बैठा कर, ज्यादा कहीं यहीं दबा यहीं दे दबा- तुझे भी। तो हुआ भी ऐसे ही, देखो वो उसको वहीं दफनाया गया। अच्छा, फांसी देने के बाद उसको वहीं हाँ दफनाया वहीं क्या? दफनाया गया, वहीं हाई सिक्योरिटी वार्ड में ही, अच्छा। जेल नंबर 3 के। तो जैसे हम लोग सुनते थे कि उसको एक अलग सेल में रखा गया है, उससे कोई मिल नहीं सकता, तो बाहर कैसे आया? आप लोग से कैसे नहीं अफजल नहीं गुरु? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। क्या है कि जो जेल नंबर 3 है हाँ। उसके अंदर 8-8 सेल के 2 ब्लॉक हैं। हम्म, 8 सेल आगे हैं, 8 सेल पीछे हैं। तो आगे का जो ब्लॉक था वो जेल सुपरिटेंडेंट थे उस समय राजेश चौहान, वो आए एक दिन का समय, मैं वहीं था। तो उन्होंने कहा कि यार ये हमें जो है यहाँ पे वो कराना है, पुताई करानी है। तो एक काम करते हैं कि कुछ लोगों को तो हम थोड़ा वार्ड में भेजते हैं, जेल ट्रांसफ़र कर देते हैं कुछ लोगों की, और सब लोगों को जो है पीछे शिफ्ट कर देते हैं। तो जो बड़े मेन लोग थे उनको छोड़ के सब लोगों को जो है वहाँ से दूसरी जेलों में या फिर वार्ड में भेज दिया गया। और जो आगे जो ब्लॉक था, ए ब्लॉक, उससे सारे लोगों को हटा के पीछे बी ब्लॉक में भेज दिया। यानी कि 8 सेल बिल्कुल खाली कर दिए, क्योंकि वहाँ से फांसी कोठी बिल्कुल सामने दिखती थी, चाहे आप बंद भी हो। अच्छा। हाँ, अगर आप अंदर बंद भी हैं तो भी आपको सामने दिखेगी। तो वो जस्ट उससे पीछे की साइड था, है ना। तो उसके बीच में ये वाला पहला ब्लॉक आ जाएगा, इसके इसलिए दिखेगा नहीं आगे का। तो पीछे कर दिया। तो मैं क्या हूँ कि मुझे मैं पहले से ही पीछे था। ओके। तो मैं था सेल नंबर 1 में, पीछे के, जैसे 8 सेल थे ना। तो जिस दिन ये अफजल था आगे की तरफ ना, तो जब ये पीछे किए गए सारे और कुछ लोगों को वहां से हटा दिया गया, और कुछ हमारे जो इधर ब्लॉक में थे उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते ना भाई। 8 सेल हैं तो 15-20 लोग रखे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 8 सेल में। एक सेल में मान लीजिए 3 लोग भी रखेंगे, किसी को अकेले रखेंगे तो 20-1 लोग रखे जा सकते हैं। तो दोनों को मिला के 40 के करीब थे। तो फिर मेरे को कहा कि शेर सिंह यार तुम 1 नंबर से चले जाओ 5-6 नंबर सेल में, और 1 में अफजल को रख देते हैं। जैसे एक लिस्ट बन के आई ना, वो सेल भी चेंज करते रहते हैं। ओके। कोई ये मतलब कोई अजूबी बात नहीं थी। अच्छा। तो मैं उधर शिफ्ट हो गया, उसको 1 नंबर सेल में रख दिया। ये फांसी होने के 2 से 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फांसी जो है वो जो है शायद सैटरडे को दी गई है, क्योंकि फ्राइडे को मुलाकात आती थी, ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो फांसी से 1 दिन पहले मुलाकात आई, और मुलाकात जो है सिर्फ 2 लोगों की थी। एक मेरी आई थी, घर से जो मिलने के लिए आते हैं ना, तो शाम को होती थी मुलाकात, घर से जो आते थे उनसे मुलाकात कराते थे। तो एक मेरी थी, और एक जो है तारिक, एक लड़का था, वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में था, कश्मीरी था। तो उसके घर के लोग आए थे तारिक से मिलने, और एक मेरी थी। तो हम दोनों लोग मिल के आए। तो फिर वो कहने लगे कि खाना तुम अंदर ही ले जा लो, अंदर ही खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं जैसे मुलाकात करके ऑफिसर्स के पास गया ना, तो सुभाष शर्मा जी तब डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वहाँ पे। तो मैंने जैसे कि कुछ दिनों से फांसी कोठी में काम चल रहा था, जैसे फट्टा वट्टा गल गया था, उसके रस्से वस्से मतलब सब खराब हो गया था। मतलब फट्टा जो था, रस्सा तो था नहीं खैर, लेकिन फट्टा जो था उसका गल गया था, वो उसमें सुराग उराग हो गया था। तो नया फट्टा उसका मतलब रिपेयर ही चल रहा था कोई 10 दिन से। तो मैंने कहा कि किसी को टांगने वांगने का प्रोग्राम है क्या? कह रहे यार ऐसी बात मत करना। कह रहा अंदर जाके मत बोल देना। मैंने कहा बताओ ना फिर। तो वो तो बताया तो नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन मुझे पूरा थोड़ा शक सा हो गया, यकीन सा हो गया, मतलब उनके हाव भाव से भी थोड़ा कि कुछ होने वाला है। तो अंदर भी आ गए, तो अंदर भी आपस में लोग मजाक करते थे, है ना। तो एक था हमारे साथ, तो फिर सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, जैसे जो घर से आता था। तो जो तारीख का खाना आया था, वो खाना तो सारे कश्मीरी बैठकर खाने लगे, और जो भाई हमारे साथ थे, जैसे जो हम मेरे मतलब जिनसे मेरा ठीक बातचीत है, तो वो मेरे साथ
मेरा खाना खा लेंगे, क्योंकि एक आदमी 3-4 लोगों तक का खाना मंगा लेता था। हाँ, इतना ही अलाउड करते हैं मतलब। तो वो खा रहे थे, तो वो मेरे साथ जो घूम रहा था वो उससे मजाक में बोला, अफजल भाई खा ले, हाँ कल मिले ना मिले। अच्छा। हाँ, एक्चुअली वो ये कह रहा था कि कल के लिए रख लेते हैं, कल के रख ले। पनीर जो है ना, पनीर की सब्जी कल के लिए रख लेते हैं। तो सर्दियों का टाइम था, तो खराब नहीं होती थी सर्दियों में। तो वो कह रहे अरे कल के चक्कर में मत पड़, कल टांग दिया तेरे को तो खा ले अभी। हाँ, तो वो कह रहा टांग ऐसे मत बोला कर कि तेरे को टांगे। उसके साथ जो बैठे थे दूसरे, अब वो तो उसकी मुंह पे तो लग रहा सरस्वती बैठी थी। अगले दिन ही उसको फांसी दी। तो सुबह 6 बजे जो है वो गिनती खुलती है। तो 6 बजे गिनती खुलती है, तो कभी कभी क्या होता है, सुबह सुबह तलाशियां भी होती हैं। तो वहाँ पे क्या है, टीएसपी है, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस। तो जब तलाशी होती है तो टीएसपी वाले आ जाते हैं सुबह सुबह। तो नमाज का भी टाइम हो रहा था उस समय, सर्दियों के टाइम पे शायद 5:45 बजे के आसपास शायद नमाज का टाइम होता है। तो 5:45 के आसपास ही गिनती खुलती है सर्दियों में। गर्मियों में 5:30 बजे खोल देते होंगे, जो लॉक करते हैं ना उसको लॉक खोलते हैं कि भाई अब बाहर टहल लो थोड़ा सा अपने वार्ड में। तो काफ़ी देर हो गई, तो 6 बज गए तो कोई आया नहीं। ये लोग क्या करते थे, सब लोग एक साथ बरामदे में जो है नमाज पढ़ते थे इकट्ठा होके। तो सब लोग दरवाजे पे खड़े थे, जो जितने भी कश्मीरी थे वो सब बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे कि भाई जैसे आए ताला खुले तो फटाफट जो है अपना नमाज पढ़ें, सब लोग इकट्ठा हो गए। तो एक जो हवलदार था वो आया, और तो सब लोग जो है दरवाजे पे ही खड़े थे, हम भी खड़े थे क्योंकि टहलते थे, सुबह घूमते थे बाहर। तो उसने क्या करा, वो पहला सेल अफजल का ही था। पहला सेल खोला उसने, तो अफजल बाहर आया, तो टीएसपी भी थी। तो उसने सोचा कि तलाशी है, सबने सोचा तलाशी है। तो उसने कहा कि भाई तलाशी ले लेना हेड साहब, उसको हवलदार को हेड साहब बोलते थे। अच्छा। कि हेड वार्डर को, तो हेड साहब तलाशी करा लेना, लेकिन जो मेरे कुछ वो हैं, एक तो कुरान शरीफ मत टच करना। तो इतना ओबलाइज कर देते हैं अच्छा तलाशी वाले कि भाई कुरान शरीफ वगैरह या तो आप अपने हाथ में ले लो, या जैसे हमारी हनुमान चालीसा है या भागवत गीता है तो वो कहते हैं हाथ में ले लो। क्योंकि वो कभी कभी ऐसे भी होता है कोई सिपाही कि उसको समझ नहीं आता और वो बेअदबी कर देता है। तो अधिकतर लोग क्या है, हाथ में ले लेते हैं खुद ही, भाई तलाशी ले लो, हाथ से चेक करा देते हैं खुद ही। तो वो बाहर आए, लेकिन फिर अंदर चले गए। उन्होंने कहा यार मैं कुरान शरीफ ले लेता हूँ, तलाशी करा के देख लो। तो अब वो जैसे ही दोबारा से अंदर से जैसे ही बाहर आया तो उसका ताला लॉक कर दिया। अच्छा। और जो सेकंड सेल वाले थे, थर्ड सेल वाले थे, उनका ताला खोला ही नहीं। और तो उसने वो बाहर चला गया इतने में मतलब बाहर की तरफ चला गया। तो जैसे ही वो बाहर गया और उसने ताला उसका वापस लॉक कर दिया, तो बाहर जो है, जो जेल के बड़े ऑफिसर्स थे, उसने देखा कि वो लोग वहाँ खड़े हुए हैं। तो फिर वहाँ से मैंने बताया कि वो एक दूसरा ब्लॉक आ जाता है, तो उसके बाद का दिखता नहीं है। तो वो उधर चला गया, तो इसलिए उसको दिखा। तो उसने उधर से दूर से देखकर ही जो है आवाज, मतलब उसने बोला कि सर ब्लैक वारंट आ गया क्या। मतलब ये आवाज हमारे को सुनाई दी। अच्छा। उसकी जो लास्ट वर्ड थे अफजल का, हाँ, कि सर ब्लैक वारंट आ गया क्या। तो उधर से जो है एक शायद सुनील गुप्ता जी की आवाज़ थी। तो सुनील गुप्ता जी ने उधर से बोला अफजल आ गया है ना। क्योंकि सुनील गुप्ता जी क्या है कि जेल के डे टू डे उसमें उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो डीजी ऑफिस के ही लॉ ऑफिसर थे, है ना। तो वहाँ पे उनका होना इसका मतलब कि कुछ घटना है ना, क्योंकि जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, वो तो रहते हैं, तलाशी वलाशी कराने भी आते हैं। लेकिन डीजी ऑफिस से कोई आए तो इट मीन्स कि कुछ होएगा। तो वो इतनी आवाज़ आई, फिर तो वो जैसे नज़दीक चले गए होंगे, फिर उनकी आपस में जो बातचीत हुई, तो वो तो मुझे जो वहाँ पे स्टाफ है उन्होंने बाद में बताया कि क्या क्या हुआ। उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे फांसी है, तो कोई इच्छा है तो बता दो। तो अफजल ने कहा कि भाई मुझे टेलीफोन पर मेरे परिवार से बात करा दो, वाइफ से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नियम नहीं है, और आप लेटर लिख सकते हो, आप लेटर लिख दो, हम उसको भेज देंगे।
तो फिर उन्होंने लेटर लिखा, और वो लेटर उनकी फांसी के कुछ दिनों बाद वहाँ पे पहुँचा भी था, और वो अखबार में भी छपा था। तो वो लेटर उन्होंने लिखा वहाँ पे। फिर उन्होंने, नमाज का टाइम था तो पहले उन्होंने नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ी, फिर लेटर लिखा। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक नहाना धोना है, तो उन्होंने फिर गर्म पानी मंगाया उनके लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो फांसी के लिए अलग कपड़े होते हैं, तो आपको वो कपड़े पहनाए जाएंगे तो उससे पहले वो नहला देते हैं। तो पता नहीं नहाए कि नहीं, क्योंकि वज़ू उन्होंने कर ली थी, तो वज़ू के लिए उन्होंने, क्योंकि नमाज से पहले तो वैसे तो वो वज़ू करके ही आए थे, हाँ, तो फिर लेकिन गर्म पानी उनको दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि चलो फ़ोन नहीं करा रहे हैं तो चाय पिला दीजिए। तो फिर उन्होंने चाय वगैरह मंगाई, सबके, अपने लिए भी उनके लिए भी चाय वगैरह पिलाई, और फिर जो है उनको फांसी दी। करीब मुझे लगता है कि शायद 6:30 पौने 7 बजे तक दे दी थी, फांसी दी, और 6:30 तक दे दी होगी। और फिर जो है सब लोग हल्ला मचाने लगे इधर ना, वो तब से ही हल्ला मचा रहे थे, जब ले गए थे ना तब से ही चिल्लाते रहे, कोई आया ही नहीं 1-2 घंटे तक, तो 1-1.5 घंटे तक। अच्छा। फिर जो है ये जो दोनों लोग थे, ये दोनों लोग आए, सुभाष शर्मा जी और सुनील गुप्ता जी, और वो दोनों एक एक सेल के सामने आए। सब बंद थे, हम लोग भी बंद थे, हमारे गेट के सामने भी आए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारी तो ड्यूटी है, तो अब इतने सालों से तो हमने रखा हुआ था ना भाई, अब जब हर जगह से खारिज हो गई एप्लीकेशन, तो भाई लॉ ने फांसी देने के लिए कहा है, तो हम तो सर्विस करते हैं, तो हम लॉ फॉलो कर रहे हैं। कितना भी हल्ला मचा लो, कुछ भी बोल लो, हम नौकरी करते हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, है ना। बल्कि मैंने देखा कि जो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि रो के ही आ रहे हैं। ये जो सुनील गुप्ता जी हैं, अच्छा। इनका रोया जैसा मुंह लग रहा था। अच्छा। थोड़ा जैसे रोने के बाद नहीं आंखों में वैसे होता है। हाँ, बाकी सुभाष शर्मा जी बोर्ड ऑफिसर थे बहुत ही, वो तो कोई, उन्होंने ये बात बोली थी, यार हम तो नौकरी करते हैं। मेरे से भी कहा, यार शेर सिंह समझाओ इनको, ये तुम्हारे साथी हैं ये, तो इनको समझाओ, कितना भी हल्ला कर लो भाई, हम क्या कर सकते हैं। और फांसी दे चुके हैं, है ना। हाँ, दे चुके हैं, तो अब कुछ हो नहीं सकता। हाँ, और पहले भी कुछ नहीं हो सकता था, क्या हो सकता है भाई। तो उन्होंने कहा इतने सालों से भी तो रखा हुआ ही था ना। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में है जो बताना चाहते हैं, जो पब्लिक को, दर्शकों को नहीं पता हो आपके बारे में? कोई ऐसी चीज़ें हैं? देखो, अपने बारे में तो मैं तो खुली किताब हूँ, आपको बता दूँ। और पॉडकास्ट पे भी जाता रहता हूँ, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं अपने अंदर से सच बात जो है वो मैं लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आपके कमेंट्स में लोग मार्क करें कि भाई वो क्या जानना चाहते हैं, कोई उनके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी पुट अप कर सकते हैं कमेंट्स में। आगे इन फ्यूचर आपके प्लेटफॉर्म पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बैठकर उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं। और मैं तो सिर्फ लोगों से यही कहूँगा, भारत की जनता से, कि देखो, अगर हमारा देश है तो हम हैं। एक्चुअली क्या है, एक दूसरे से सब चीज़ इंटर रिलेटेड है ना। चाहे वो हमारा परिवार हो, परिवार एक सबसे छोटा हमारा समूह है ना। परिवार के बाद जो है हमारा जाति एक उससे बड़ा समूह है, फिर हमारा जो है एक रिलीजन जो है वो उससे बड़ा एक समूह है, और फिर हमारा देश जो है वो सर्वोच्च समूह है ना, और फिर विश्व का भी हम एक हिस्सा है। तो क्या है कि मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि ये जो जाति और जो धर्म है, ये इंसान ने खुद ही बनाए हैं, और देश तो खुद ही बनाए ही है। अभी मुश्किल से 75 साल पहले जिसको आज हम पाकिस्तान बोलते हैं, तो वो भारत ही था, है ना। तो ये जो सीमाएं हैं ये तो इंसान ने खुद बनाई हैं, ये तो एकदम फैक्ट है कि भाई इंसान ने बनाई है। ऐसे ही कुछ धर्म जो हैं वो आपकी आंखों के सामने बने हैं। अब अगर हम उनके बारे में मैं विस्तार से बोलूँगा तो उस धर्म को मानने वाले लोग
नाराज हो जाएंगे कि यार हमारे लिए बोल रहे हैं, बट साफ साफ समझ आता है कि भाई सामने सामने एक लाइन बनी थी, वो फिर बाद में धर्म के रूप में बदल गई। मतलब धर्म क्या, एक तरीके से जैसे आज एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। पब्लिक को एक नियम कानून के तहत रखने के लिए समय समय पर ये आए हैं, उनको आप महापुरुष बोल लीजिए, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो जो है प्रभु श्री राम श्री कृष्ण भगवान हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो हमारे बुजुर्ग हैं। हम किसी की वैसे रिस्पेक्ट करें ना करें वो आपकी अपनी इच्छा है, उनको फॉलो करें ना करें आपकी अपनी इच्छा है। भाई किसी मुस्लिम को हम ये नहीं बोलते हैं कि आप श्री कृष्ण जी को मानो या फॉलो करो, या प्रभु श्री राम को मानो या उनको फॉलो करो। किसी हिंदू को भी नहीं बोलते हैं कि भाई आप मोहम्मद साहब को मानो या नहीं मानो, उनको पैगंबर मानो या नहीं मानो, आपकी अपनी वो है। लेकिन जो मान रहा है उसको जबरदस्ती परेशान मत करो, क्योंकि देखिए कोई भी हो, हमें एक सामाजिक व्यक्ति रूप में आप कितने भी कैसे भी व्यक्ति हैं, अगर एक आप इंसान हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग जो है वो आपके सामने से जा रहा है, तो आप उसको भाई थोड़ी मदद करने की भावना भी रहेगी और रिस्पेक्ट की भी भावना रहेगी। मान लीजिए कोई 100 साल का बुजुर्ग है, किसी भी रिलीजन का है, आपके सामने आ जाए, तो आप बुजुर्ग होने के नाते क्या करोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे। ठीक बात है, हर अच्छे इंसान की ये बात है ना। तो 100 साल के व्यक्ति के लिए हम ऐसी भावना रखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो मोहम्मद साहब हैं वो तो 1300 साल के हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि वो आए नहीं है धरती पे। तो जीसस क्राइस्ट तो 2000 साल के हैं, श्री कृष्ण जी तो करीब 5000 5500 साल के हैं। तो हैं तो वो बुजुर्ग ही है ना। क्योंकि एक चीज तो आप कुछ भी मानो या नहीं मानो, एक चीज तो माननी पड़ेगी। क्या है कि मैं हूं तो मेरे पिता भी थे, और मेरे पिता थे तो उनके भी पिता थे, और उनके भी पिता थे। तो ये जितने हैं ना, हमारी लाइन कहीं से शुरू हुई भी है, तो वो हमारे ही फोर फादर्स हैं। तो इसीलिए हिंदू धर्म की मुझे तो एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, जिसमें जो श्राद्ध का समय होता है, तो जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए हम जो उनको याद करने के लिए स्पेशल डेज रखे हुए हैं। देखो मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि भगवान है या नहीं है उसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज थे इसकी तो गारंटी है ही। मतलब इसका तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से आगे कोई नहीं गिरा। तो मेरे पितर थे, पितृ बोलते हैं ना उनको, मेरे पितृ थे, या कोई मेरा मुस्लिम भाई है उसके पितृ थे, या कोई क्रिश्चियन है उसके भी पूर्वज थे। ये तो 100% श्योर है ना। तो उनकी इज्जत तो करो सब, है ना। एक दूसरे के लिए आप नहीं मानते मत मानो, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि इससे देश को विभाजित किया जाता है। कोई जो है वो जो पैगंबर है उनके लिए गलत बोलते हैं, कोई जो है प्रभु श्री राम के लिए गलत बोलते हैं। अरे यार तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। और तुम्हारी आपस की राजनीतिक खुंदक है ना, उसको राजनीतिक रखो, उसको धर्म में मत लाओ, है ना, क्योंकि उससे देश कमजोर होता है। इसका जो लाभ है वो बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। अभी पीछे क्रिसमस डे था, तो कुछ लफंगे टाइप के लड़कों ने जो है किसी मॉल में जाके जो है तोड़फोड़ कर दी और गड़बड़बाजी कर दी। तो बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को जला के मार दिया, तो भारत सरकार ने उसकी भर्त्सना की। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई आप हमें कह रहे हो आपके देश में तो क्रिश्चियनों को त्योहार नहीं मनाया देना कर रहे हैं और उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। तो उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए खट से आरोप लगा दिया। तो ऐसे मूर्खों की वजह से भारत को झुकना पड़ा, है ना। तो इससे बचना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। शेर सिंह जी आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। जिस टॉपिक पे मैंने बात की आपने अच्छी तरह से उसको बताया है।
और बहुत से और से मेरे दिमाग में सवाल है जो आगे कभी हम लोग जी, बैठ के जी, बात जी। करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मुझे आपसे बात करके बहुत प्रणाम आपको, और बात करके बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि एक अच्छे क्या बोलेंगे कि होस्ट, हाँ, एक अच्छे होस्ट की जो पहचान है वो आप में है कि अपने गेस्ट को बोलने का पूरा मौका आपने दिया। हाँ, है ना, ज़्यादा बहुत अच्छे से टोका जो टाकी आपने नहीं इसको की। बहुत हाँ, अच्छे तो से बहुत बोला सर। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, आज की यह बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि एक विचार यात्रा थी। शेर सिंह राणा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को समझने से पहले उसकी पूरी यात्रा जानना जरूरी होता है। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो अभी शेर सिंह राणा जी ने कहा कि कुछ कमेंट करें, जिससे कि क्या होगा वो अगले एपिसोड में आपके उसमें वो बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द रणजी टॉक्स।